शुरू करें फिर आज की चर्चा। चलिए भाई बातचीत शुरू करते हैं आज की। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, आज की मुलाकात में पीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अब बहुत करीब आ चुका है और बेहद करीब आने के कारण हम लोगों ने अपनी शुरुआत बहुत जल्दी कर दी, बहुत पहले से कर दी ताकि पूरे क्वेश्चंस हम कर सकें। अर्ली प्रिपरेशन हमारी शुरू हो चुकी है ताकि ठीक से हम एग्जामिनेशन हॉल में आंसर कर सके। बीआरबीएल पे मेरी आपसे बातचीत हो रही है, एमसीक्यूज पर डिस्कशन लगातार चल रहा है। मॉड्यूल ए पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो मॉड्यूल बी पर हम लोगों की चर्चा शुरू होने वाली है, यानी मॉड्यूल बी के एमसीक्यू की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? तो आज मॉड्यूल बी पर हम लोगों की बातचीत शुरू होगी। जैसा मेरी आदत रही बिल्कुल वैसे ही बातचीत करेंगे आपके साथ। एमसीक्यू पर जितना हो सकेगा उसके कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो 4 ऑप्शन उन पर भी हम लोगों की बातचीत होगी ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता है उस केस में आप वहां पर आंसर करने में आंसर कर सके, उसे इत्मीनान से आपका आंसर हो जाए। तो आज की शाम का जो सबसे पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द पीएमएलए एक्ट 2002। क्लियर है? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कोई ऑफेंस करते हैं तो वो कहां पर डिफाइन किया गया है? क्लियर है? सेक्शन 3 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 1 में या सेक्शन 11 में? पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात यहां पर हो रही है। क्लियर है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की यहां पर चर्चा हो रही है। इत्मीनान से सवाल को पढ़िए फिर आंसर करिएगा। सवाल यह है कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कोई अपराध करते हैं तो इसको कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 11। आपके लिए मैं थोड़ी मदद कर देता हूं भैया। आपको यह हमेशा याद रखना है कि किसी भी अधिनियम में, भारत में ज्यादातर जो अधिनियम है उनमें जो सेक्शन 2 है वो अमूमन डेफिनेशन की होती है। क्लियर है? वो अमूमन किसकी होती है? डेफिनेशन की होती है। आंसर करते चलिए, कहां पर डिफाइन हुआ है? पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है भैया? सीधा सीधा सा इसको हिंदी में कहते हैं धन शोधन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है वो पूरी प्रक्रिया। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? पूरा प्रोसेस है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, यानी वो पूरी प्रक्रिया जहां पर ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रही, काला धन सफेद धन में कन्वर्ट हो रहा है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर? तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो आपके अपराध हैं उनको कहां पर डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है कि सेक्शन 2 किसकी बात करता है ना, कि सेक्शन 2 भैया किसकी बात कर रहा होता है। चलिए इसका आंसर बताइए, आंसर पहले क्वेश्चन का। आंसर करते चलिए भैया, समय आप लोगों को पर्याप्त दे दिया गया है। ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग, अरे बहुत आसान सा है भैया, बताते चलो। सेक्शन 3 कहां पर है भैया? सेक्शन 3। क्लियर है? क्या है? सेक्शन 3, सेक्शन 3 पर है। क्लियर है? सेक्शन 11 गलत आंसर दिया हुआ है यहां पर। क्या है? सेक्शन 3, सेक्शन 11 गलत आंसर दिया है, सेक्शन 3। क्लियर है? चलिए, पनिशमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पीएमएलए एक्ट? पनिशमेंट कहां पर डिफाइन हुआ है? पनिशमेंट, पनिशमेंट सजा, पहले 5 साल फिर 7 साल और फिर बढ़ा के 10 साल। 10 साल कुछ विशेष कंडीशन में है, 10 साल कुछ विशेष कंडीशन में है, वो कंडीशन पर अभी आगे सवाल बना हुआ है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बताइएगा, जो पनिशमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कहां पर डिफाइन किया गया है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 4 और सेक्शन 10 में कहां पर किया गया है? क्लियर है? और जो पनिशमेंट है वो रिगोरस पनिशमेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना। सश्रम कारावास है, साथ साथ फाइन भी है, तो दोनों चीजें लग सकती है, फाइन भी लग सकता है, सश्रम कारावास भी हो सकता है। क्लियर है? कितने वर्ष का है? सॉरी, कितने वर्ष का नहीं पूछा गया, कहां पर इसको डिफाइन किया गया है। सवाल यह किया जा रहा है कहां पर इसे डिफाइन किया गया है। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये अधिनियम लाया गया था भारत में काले धन को सफेद धन में बदलने की जो प्रक्रिया है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं,
उसको रोकने के लिए ऑफेंस अगर है तो सेक्शन 3 में है, और अगर उसके हम बात करेंगे सजा की बात करेंगे, पनिशमेंट की बात करेंगे, तो उसे कहां पर डिफाइन किया गया है, उसे डिफाइन कहां पर किया गया, सवाल यह है भैया। क्लियर है? तो 7 साल की जेल और फाइन दोनों है। कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं, इसके अलावा जब हम 10 साल की जेल की बात करते हैं वो स्पेशल कंडीशन में 10 साल की जेल है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं भैया जहां पर 10 साल की जेल है और वो भी रिगोरस पनिशमेंट है विद फाइन। तो जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो ये डिफाइन होता है सेक्शन 4 के अंतर्गत। कहां पर डिफाइन होता है? सेक्शन 4 के अंतर्गत। कहां पर डिफाइन होता है भैया? सेक्शन 4 के अंदर। चलिए आपके लिए काम कर दिया जा रहा है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी अधिनियम देखना हो तो आप उसे कहां से देख सकते हैं, कोई भी एक्ट अगर आपको देखना है तो आप उसे कहां से देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बस सीधे सीधे क्या करना है, मैंने कई बार ये डिस्कशन किया है कि आपको सीधे चले जाना है कहां पर, इंडिया कानून पर, है ना। चलिए मैं आपके लिए ये काम कर दे रहा हूं, कैसे आपको कोई भी अधिनियम देखना है। यहां पर सारे एक्ट आपको मिल जाएंगे। यहां पर क्या है भैया? सारे एक्ट मिल जाएंगे। जैसे हमें क्या देखना है? पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट तो आपको क्या करना है? इंडिया कोड। क्लियर है? इंडिया कोड, इंडिया कोड। अब यहां पर देख लीजिएगा इंडिया कोड आपके लिए ओपन हो चुका है। अभी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और इसका आपको इस तरीके से भी ये साइट देखने को मिल जाएगी। सारे सेक्शंस आपको यहां पर देखिए। सेक्शन 3 में क्या लिखा है? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफेंस को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। ऑफेंस को कहां पर डिफाइन किया गया है भैया? सेक्शन 3 में डिफाइन किया। ऑफेंस कहां पर डिफाइन हुए हैं? सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। और अभी जो सवाल आपसे पूछा गया कि कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, किसको? आपके इंप्रिजमेंट को या सजाओं को किस में डिफाइन किया गया, पनिशमेंट को किस में डिफाइन किया गया। तो पनिशमेंट कहां पर है भैया? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेक्शन 4 में पनिशमेंट है। तो हमेशा कोई भी अधिनियम आपको पढ़ना हो तो उस अधिनियम के लिए आपको क्या करना है? हमेशा इंडिया कोड पर जाना। भारत सरकार की साइट है indiacode.nic.in, आपको दिखेगा। वहां पर आपको ये सारे सेक्शन, और इसे पीएमएलए एक्ट की बात नहीं हो रही, कोई भी एक्ट अगर आपको देखना हो कि क्योंकि आपके बीआरबीएल पेपर में नंबर ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। क्लियर है? तो कोई भी सेक्शन आपको देखना हो, कोई भी अधिनियम देखना हो, कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट देखना है, आपको सरफेसी अधिनियम देखना है, आपको एनआई एक्ट देखना है, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 देखना है, कोई भी अधिनियम आपको देखना, आप यहां पर आएंगे इंडिया कोड पर, आपको सारे चैप्टर्स के साथ सारे सेक्शंस आपको यहां पर बहुत आसान भाषा में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एज पर सेक्शन 5 ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002 प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। क्लियर है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि सेक्शन 5 जो है पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जा सकता है जो कितने दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये दिन उस दिन से जोड़े जाएंगे जिस दिन वो ऑर्डर दिया गया, जिस दिन कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। तो कितने दिनों में भैया? 60 डेज है, 90 डेज है, 182 डेज है, और 182 डेज के पहले 120 डेज। तो 2 महीने है या 90 दिन है या 120 दिन है या 180 दिन है? बताइए भैया। सवाल समझ में आ गया है? क्लियर है? आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है? As per section 5 of PMLA Act 2002, property can be provisionally attached for a period not exceeding, है ना। तो provisionally जो प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है वो कितने दिनों से ज्यादा नहीं हो सकती है, और ये दिन कब से जोड़े जाते हैं? जब ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आ रहा है। आंसर करते चलिए। आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? और ये सारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पर बना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लाया गया भारत में रोकने के लिए। किसको? मनी लॉन्ड्रिंग को। क्लियर है? मनी लॉन्ड्रिंग पूरी एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? चलिए, पीएमएलए एक्ट, तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? 60 दिन है आंसर, 90 दिन है, 120 दिन है और 180 दिन है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या आपका दुरुस्त आंसर बनना चाहिए? तो देखिए, अब ये पूरा स्टेटमेंट है, इस पे आपको आंसर जो भी मिलेगा भैया इसको ठीक से याद कर लीजिएगा कि जब भी प्रोविजनली अटैचमेंट होगा प्रॉपर्टी का सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो वो कितने दिन के लिए किया जाएगा? 180 दिनों से ज्यादा का नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इसलिए ठीक से समझिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शंस पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्ड बाय द अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? आपको यह बताना है कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत भैया वो कौन सी अथॉरिटी होती है जो विशेष जुरिडिक्शन का काम करती है, उनके पावर्स को क्या करती है? अप्लाई करती है, उनके पावर्स का उपभोग करती है। दिलीप राउत का आंसर आ गया। तीसरे के लिए ए नहीं, तीसरे के लिए ए सही आंसर नहीं होगा। तीसरे के लिए हमारा सही आंसर होगा 180 डेज। क्लियर है? 180 डेज। ठीक, यहां पर आंसर बताइए क्या कहा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसे कहते हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटी कहा जाता है, या अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं, या एजुकेटिंग कमीशन कहा जाता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एजुकेटिंग अथॉरिटी कहा जाता है, अपीलेट अथॉरिटी कहा जाता है,
या उसे हम लोग कहते हैं एजुकेटिंग कमीशन। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या आंसर बनेगा दिलीप राउत जी, बताइए। तो क्योंकि कहीं पर आप लोग एपिलेट अथॉरिटी पढ़ते हैं कुछ अधिनियमों में, कुछ एक्ट्स में, और कहीं पर आप एजुकेटिंग अथॉरिटी पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यहां पर नहीं होगा क्योंकि ज्यूरिडिक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र की बात हो रही है, न्यायिक ताकतों की बात हो रही है। तो आपके लिए मैं क्लू दे दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात नहीं होगी। कमीशन पूरा एक समूह होता है, क्लियर है। इसलिए जो भी आपका आंसर बनना चाहिए वो या तो बी बनेगा या तो सी बनेगा। आप लोग आंसर्स को जो ऑप्शन से उसे एलिमिनेट करना भी सीखें कि ये नहीं हो सकता है। आपके लिए ऑप्शंस को सही टिक करना ये बहुत आसान काम हो जाएगा यदि आप वहां पर एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं तो। क्लियर है? अगर आप वहां पर एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं तो। क्लियर है? और वो क्या एक्सरसाइज कर रहा है भैया? पार्स ज्यूरिडिक्शंस के लिए। क्लियर है? तो आंसर सीधा सीधा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेटिंग अथॉरिटी। यानी जो आंसर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो आंसर बनेगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? क्लियर है? सीजर्स ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, या लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या नहीं है भैया? क्लियर है? ये बात तब की हो रही है जब आप मनी लॉन्ड्रिंग में कोई ऑफेंस करते हैं और उस मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के अगेंस्ट, क्लियर है, सेक्शन 4 में जिन सजाओं की बात की गई है उसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो क्या क्या नहीं किया जा सकता? आपकी प्रॉपर्टी क्या नहीं सीज की जा सकती है? सवाल यही पूछा जा रहा है ना। जो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इस अधिनियम में, क्या आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती है? क्लियर है? उम्र कैद नहीं आपको हो सकती है, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। बताएं भैया क्या इसमें नहीं है? क्या नहीं है? पनिशमेंट में क्या शामिल नहीं है? सवाल यह है। क्लियर है? तो बहुत आसान सा मामला है। अभी पीछे मैंने डिस्कशन में 7 साल और 10 साल की जेल की बात की है, कहीं पर मैंने उम्र कैद की बात यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात नहीं की हुई है। तो यह व्यवस्था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं है, इसलिए आपके लिए आंसर बनेगा डी। क्लियर है? इसलिए आपके लिए आंसर बनेगा डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इत्मीनान से पढ़िएगा। हु एवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विच रिलेट टू एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, है ना, ए ऑफ द शेड्यूल। क्लियर है? शैल बी पनिशेबल विद द रिगोरस imprisonment for term which shall not be less than 3 years but which may extended to। क्लियर है? सवाल बस इतना पूछा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोई अपराध करता है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ऑफेंस कर रहा है वो किस पैराग्राफ के अंतर्गत कर रहा है? शेड्यूल ए के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो उसको मिनिमम जो जेल है भैया वो 3 साल की है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? 3 साल से ज्यादा, 7 साल से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा, या नन ऑफ द अबव। यहां पर जो चर्चा हो रही है भैया वो बात हो रही है पार्ट ए के, यानी शेड्यूल में जो लिखा है पार्ट ए के पैरा 2 में। क्लियर है? बताइए। तो मिनिमम सजा कितनी है? 3 साल की, और लेकिन वो मैक्सिमम कितने से ज्यादा नहीं हो सकती? बट विच में एक्सटेंड टू मतलब वहां तक जा सकती, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो कहां तक एक्सटेंड कर सकते? 3 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 3 साल तो लिखा ही है क्योंकि लेस देन 3 इयर्स है ना, शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, 3 साल से तो कम हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो आपका अपने आप निकल गया। 7 इयर्स, 10 इयर्स, या नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। क्लियर है? सामान्य स्थिति में जेल भैया अधिकतम 7 साल की है, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? पार्ट ए के पैराग्राफ 2 की। तो इसको याद रखिएगा, पार्ट ए के पैराग्राफ 2 में जो ऑफेंस लिखे गए हैं अगर उनके तहत ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो ऐसे केस में क्या है भैया? आपको 10 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 10 साल की सजा है। लाइफ इंप्रिजनमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। और आपको एक बात और याद रखनी है, पीएमएलए एक्ट में 10 साल से ज्यादा की सजा है नहीं। क्लियर है? पीएमएलए एक्ट में 10 साल की ज्यादा की सजा है नहीं, और फाइन भी साथ साथ लिया जा सकता है। तो विद फाइन भी ये हो सकता है, विद फाइन विदाउट फाइन दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें आंसर बनेगा सी, 10 इयर्स। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? पेमेंट सिस्टम एज डिफाइंड अंडर पीएमएलए एक्ट 2002 डस इंक्लूड। क्लियर है? तो पेमेंट सिस्टम जो डिफाइन किया गया पीएमएलए एक्ट में, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? पेमेंट सिस्टम में क्या क्या आता है?
सिस्टम इनेबलिंग क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस, वो सिस्टम जो इनेबल करता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऑपरेशंस में जो इन्वॉल्व है। स्मार्ट कार्ड ऑप्शंस और मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस, क्लियर है। स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस और मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस क्या आते हैं, जो पेमेंट सिस्टम डिफाइन किया गया पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत, पहला और या दूसरा केवल, या पहला और तीसरा केवल, या सारे के सारे, बताते चलिए। आंसर करते चलिए भैया। क्या शामिल होगा इसमें? और अगर किसी व्यक्ति को पता है तो यह भी बता दे कि पेमेंट सिस्टम को पीएमएलए एक्ट में कहां पर डिफाइन किया गया है, कहां पर डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। पेमेंट सिस्टम को कहां पर डिफाइन किया गया है? मैंने अभी बातचीत के दौरान आपसे कहा है भैया कि जब भी बातचीत किसी डेफिनेशन की आती है तो ज्यादातर एक्ट में, ज्यादातर अधिनियमों में जो डेफिनेशन है वो उसके सेक्शन 2 में है। तो इसकी भी डेफिनेशन कहां है? सेक्शन 2 में ही होगी, क्योंकि पेमेंट सिस्टम को डेफिनेशन की बात की जा रही है तो सेक्शन 2 में ही होगी। और पेमेंट सिस्टम को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 के सब सेक्शन आरबी में, सब सेक्शन आरबी, वहां पर खैर स्मॉल में लिखा मिलेगा आपको आरबी, सब सेक्शन आरबी में डिफाइन किया गया है। क्लियर है? कहां डिफाइन हुआ है? आरबी में डिफाइन किया गया पेमेंट सिस्टम। और पेमेंट सिस्टम में पीएमएल एक्ट के अंतर्गत ये तीनों के तीनों आते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट क्या है भैया यहां पर सही है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनेगा? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैंने आपके लिए पीएमएलए एक्ट ओपन करके रखा हुआ है, आइए देख लेते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्या है भैया? डेफिनेशंस लिखा हुआ है, सेक्शन 2 की डेफिनेशन लिखिए, यहां पर देख लेते हैं सेक्शन 2 में कहां कहां पर क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ठीक, चलिए। अब ये कहां पर भैया? सेक्शन 2 में आरबी मैंने आपसे बोला था, तो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 की बात हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ते चले जाइए। आर और आरबी ये आ गया भैया। पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम मींस अ सिस्टम दैट इनेबल्स पेमेंट टू बी इफेक्टेड बिटवीन अ प्लेयर एंड अ बेनिफिशियर इन्वॉल्विंग क्लियरिंग पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस और ऑल ऑफ देम। एक्सप्लेनेशन क्या है भैया? फॉर द पर्पज ऑफ दिस clause clause payment includes the system enabling credit card operations, debit card operations, smart card operations, money transfer operations और similar operations। क्लियर है? तो पेमेंट सिस्टम की परिभाषा आरबी में दी गई है, और उसके ठीक बाद पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की परिभाषा कहां पर दी गई है? आरसी में दी गई। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपके साथ वहां पर बनता है तो आपके पास आंसर मौजूद होना चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए क्या है भैया? दुरुस्त ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। क्लियर है? आपको ये बताना है कि ये कौन सा आदेश पत्र होगा, प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। क्लियर है? आपको ये भरना है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, अनकंडीशनल है, अंडरटेकिंग है, जो मेकर के द्वारा साइन किया गया है, जिसमें वो एक वचन पत्र लेता है, वचन लेता है कि वो पे करेगा एक सर्टेन सम ऑफ मनी, एक निश्चित धनराशि। किसको? उस व्यक्ति को जिसके नाम पर, ये ऑर्डर की बात कर रहा है ना, मुझे प्रॉमिस लगा, टू द ऑर्डर और सर्टेन पर्सन टू द बियरर, या जिसको ऑर्डर दिया गया है, या जो बियरर है यानी जो उसको होल्ड कर रहा है उस समय, या जो उसको होल्ड कर रहा है उस समय। क्लियर है? आंसर करिए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ये क्वेश्चन बनाया गया है।
ऑर्डर शब्द आ गया, इसका इस्तेमाल आपको देखना है भैया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब का है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 1881 का। होता क्या है निगोशिएबल? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिटर्न होते हैं, जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है या जिसको कैश में कन्वर्ट किया। तो ये तीन लक्षण होने चाहिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट हु इन रिटर्न, जो रिटर्न हो, जिसको लिखित हो और ट्रांसफरेबल हो और जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत भैया खाली तीन इंस्ट्रूमेंट आते हैं। कौन कौन सा आता है? प्रॉमिसरी नोट आता है सेक्शन 4 के अंतर्गत, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है सेक्शन 5 के अंतर्गत, और चेक आता है सेक्शन 6 के अंतर्गत। पहले हुंडीज आया करती थी, अब हुंडीज को इससे बाहर कर दिया गया है। हुंडी इज नॉट अ बिल, सॉरी क्या ना आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडी को अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। ये चेक उसी की बात हो रही है जो बैंक में चेक इस्तेमाल होता है, चेक बैंक के अलावा और कोई जारी भी नहीं कर सकता। प्रॉमिसरी नोट किस में आता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में आता है, सेक्शन 5 में आता है और सेक्शन 6 में आता है। क्लियर है? चेक आपका आ जाता है। तो इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लाया गया, 1881 का ये अधिनियम है, छोटा सा एक्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो रिटर्न होते हैं, जो ट्रांसफरेबल होते हैं और जिसको कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, जैसे प्रॉमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनको हिंदी में विनिमय पत्र कहा जाता है अंडर सेक्शन 5, और चेक अंडर सेक्शन 6। चूंकि यहां पर ऑर्डर की बात कर दी गई है, और ऑर्डर हमेशा क्या होता है भैया? ऑर्डर अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर क्या होगा बाबू? बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। अनकंडीशनल ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। आंसर यहां पर गलत दिया गया है, इसका आंसर सही क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी ऑर्डर की बात आ जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट एक शपथ पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर नहीं होता है। क्लियर है? चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज ये दोनों क्या है? ऑर्डर है। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। आज के क्वेश्चन में कुछ टाइपोग्राफिकल एरर कुछ ज्यादा ही है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा? डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन कंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ये तो सेम क्वेश्चन रखा हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें देखते हैं क्या आंसर दिया गया। बिल ऑफ एक्सचेंज वही सेम क्वेश्चन है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। विच कोर्ट कैन इंटरटेन एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138? 138 के अंतर्गत कोई भी कोर्ट की बात की जा रही है, कैसे पनिशेबल? विच कोर्ट कैन इंटरटेन एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 38? एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत जो अपराध हुए हैं वो किस कोर्ट में पनिशेबल है भैया? क्या है भैया? कोर्ट नॉट इंटरफेयर, क्या? कोर्ट नॉट इंटरफेयर टू दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। क्लियर है? ऐसा कोर्ट जो इंफीरियर नहीं होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए। एनी कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन में सर्टेन सच केसेस, ऐसे कोर्ट जिनके पास ये जुरिडिक्शन यानी उनका न्यायिक क्षेत्र होना चाहिए ऐसे केस को इंटरटेन करने के लिए। या कोर्ट नॉट इंफीरियर टू द ऑफ अ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, या ऐसा कोर्ट जो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंतर्गत जो अपराध है उसकी बात की जा रही है। और अब देखिए, अब आ गई बात किसकी? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात आ गई है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपको कभी भी अगर पढ़ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ेंगे। इंडिया कोड आप अपने आप ओपन करेंगे तुरंत। क्या ओपन करना है आपको भैया? इंडिया कोड। इंडिया कोड को याद कर लीजिए, आपको यहीं से चीजें देखनी है। क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। क्लियर? इंडिया कोड। क्लियर? चलिए, अब आ गया आपका, ओपन करते हैं। देखिए भैया, सबसे पहला सेक्शन क्या है? टाइटल की बात करता है, कब से जारी किया गया, कहां कहां पर ये लागू होगा, ये सब सेक्शन 1 आपको बताएगा। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन की बात करता है, और वहां पर देख लो भैया, सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देता है, सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देता है, सेक्शन 6 किसकी डेफिनेशन देता है? चेक की। क्लियर है? सेक्शन 7 ड्रॉर होल्डर, इन सब की बातचीत हो रही है किसकी? सेक्शन 138, सेक्शन 138। क्लियर है? सेक्शन 138 के अंतर्गत कौन अधिकारी है ऐसे मामलों को सुनने के लिए। क्लियर है?
ऐसे मामलों को सुनने के लिए। अब सेक्शन 138 किसकी बात करता है? डिसऑनर ऑफ चेक। और ये चेक की डिसऑनर के होने की एक ही कंडीशन यहां पर लिखी गई है। यहां सेक्शन 138 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 138 में कंडीशन जो लिखी है वो इनसफिशिएंट फंड होने की बात लिखी गई, यानी अगर खाता धारक के खाते में उतना पैसा नहीं है जितना उस चेक पे लिखा गया तो इसको चेक का बाउंस होना बोलते हैं। तो यही कंडीशन सेक्शन 138 के अंतर्गत लिखी गई। आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं, डिसऑनर ऑफ चेक इनसफिशिएंसी, है ना, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो कंडीशन पूरी यहां पर लिखी हुई है कि चेक कौन से केस में यहां पर हो रहा है, आपका बाउंस अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें इनसफिशिएंट फंड है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो ऐसे मामले की सुनवाई कौन सा कोर्ट करेगा, सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है यहां पर। क्लियर है? तो कौन सा कोर्ट होना चाहिए? ऐसा कोर्ट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स यानी फर्स्ट क्लास जो क्लास की जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे नीचे का कोर्ट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कोर्ट जिसके पास ये न्यायिक क्षेत्र हो ऐसे केस को सुनने के लिए, या ऐसा कोर्ट भैया जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सेक्शन 138 ऐसे मामले सेक्शन 138 कोर्ट में खूब जाते हैं, खूब जाते हैं। इनके जो वकील होते हैं वो कभी हारते नहीं है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 138 में लगभग सारी कंडीशन डिफाइन की गई है क्लियरली, सारी की सारी कंडीशन डिफाइन की गई है क्लियरली। क्लियर है? तो ऐसे केस की सुनवाई कौन करता है ना? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास कैटेगरी का हो या कम से कम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, यानी स्टेटमेंट ए और सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। विच कोर्ट कैन एंटरटेन, दो बार आ गया क्या ये क्वेश्चन? चलिए, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना, ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या कहलाता है? कैन शू, क्या उसके अधिकार है? कैन शू ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज ओन नेम, है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पर है तो वो मुकदमा कर सकता है। कैन शू ओनली इफ परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, वो तब मुकदमा कर सकता है जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ उसको परमिट करता है। या ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ परमिटेड बाय द पे। क्लियर है? या पे की परमिशन पे, या कैन शू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन द हिज ओन नेम। कैन नॉट शू, है ना, अगर उसके नाम पर नहीं लिखा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि जिसको ये अधिकार है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत कि वो भी पेमेंट को प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रस्तुत किया जा रहा है उस केस में जिस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो पेमेंट को प्राप्त कर सकता है उसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। बताते चलिए, आंसर करते चलिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट प्राप्त करने का अधिकार भी होता है और डिफॉल्ट होने की कंडीशन में उसे मुकदमा दायर करने का भी अधिकार होता है। क्लियर है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन द डे ऑन विच प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज इट, क्या है, इज एट मैच्योरिटी इज अ पब्लिक हॉलीडे द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू। क्लियर है? मान लेते हैं कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई आपके पास प्रोमिसरी नोट जाता है जिसके पेमेंट की मैच्योरिटी डेट आ गई है और उस मैच्योरिटी डेट के दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो वो क्या होगा भैया, कब उसको ड्यू माना जाएगा? क्लियर है? ऑन द सेम डे, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है उस दिन वो ड्यू माना जाएगा, या जो अगला बिजनेस डे होगा, जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे होगा, या ऑन द नेक्स्ट बिजनेस डे, या ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे। बताएं भैया स्टेटमेंट। क्लियर है? व्हेन द डे ऑफ विच प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक वचन पत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है किसी दूसरे व्यक्ति को एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट देने के लिए। प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया सेक्शन 4 इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय सर्टेन सम ऑफ अमाउंट पे करवाने का या करने का आदेश देता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चेक क्या है? एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जिसमें खाता धारक बैंक को आदेश देता है एक निश्चित धनराशि अदा करने के लिए, तो उसी दिन उसका ड्यू माना जाएगा। क्लियर है? या ऑन द नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे, या ऑन द नेक्स्ट बिजनेस डे। क्लियर है? तो जो स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए गलती होने की संभावना ज्यादा है। बताएं, अगर उसकी मैच्योरिटी डेट उस डेट पर है
जिस डेट पर कोई पब्लिक हॉलीडे है, जिस डेट पर कोई पब्लिक हॉलीडे है, क्लियर है, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू, तो उसको कब ड्यू माना जाएगा, यानी ऐसे केस में उसकी तारीख बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो वो कब माना जाएगा, ऑन द नेक्स्ट प्रोसीडिंग बिजनेस डे। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर, देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी। क्लियर है, क्या कहा जाता है भैया, कोई भी प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, यानी कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, क्लियर है, जो होल्डर है उसका, और होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, मॉर्गेज कहलाता है, असाइंड कहलाता है, निगोशिएटेड कहलाता है या प्लेस्ड कहलाता है। पूरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन यहां पर लिख दी है ना। जब भी कोई क्योंकि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या है, सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इनमें से प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, अगर ये किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयरफॉर, है ना, तो जो पर्सन है वो होल्डर है उसका, और इसी को हम लोग अपने लीगल लैंग्वेज में होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोलते हैं। तो अब जो है क्या है भैया, वो होल्डर है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, मॉर्गेज कहलाता है, असाइंड कहलाता है, निगोशिएटेड या प्लेस्ड कहलाता है। सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे। अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको पूरी पूरी दी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रिटर्न होते हैं, क्लियर है, जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी वो ट्रांसफरेबल होते हैं, और जिनको कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। क्लियर है, जैसे प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और चेक सेक्शन 6। तो वही सारी बात तो कह रहा है भैया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएटेड इंस्ट्रूमेंट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे देखते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ते हो, इनलैंड और फॉरेन बिल्स, है ना, तो इनका क्या मतलब होता है। इनलैंड का होगा अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ऐसा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लियर है, जिसको ड्रॉन इंडिया में किया जा रहा है या बनाया ही इंडिया में गया, लिखा ही इंडिया में गया है, एंड मेड पेबल और इन ड्रॉन अपॉन ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और इसके साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति को पेबल है वो जो भारत में ही रहता है। इट शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या माना जाएगा, एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, सारी कंडीशन ऊपर वाली यही है, लेकिन वो पेबल किसके लिए बनाया गया है या ड्रॉन अपॉन क्या है, जो भारत के बाहर रह रहा है उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। या प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया, या बनाया बाहर गया है, क्लियर है, और वो ड्रॉन अपॉन कहां है, जो इंडिया में रह रहा है उसको माना जाएगा, या नन ऑफ द अबव। यहां पर आपको ये आंसर बताना है भैया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समय ले लीजिएगा। क्लियर है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट उसे कहा जाता है जिसको भारत में ही बनाया गया है, जो भारत में ही पेबल है, क्लियर है, यानी जो मेकर है, जो ड्राई है, जो पेई है, वो कहां पर है भैया, भारत के अंदर ही है। मैंने क्लू दे दिया है, इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए, इसका दुरुस्त आंसर क्या बनना चाहिए। मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया है, इसका दुरुस्त आंसर क्या बनना चाहिए। इनलैंड बिल उसको कहा जाता है, मेकर, ड्राई, पेई सब कहां के हों, भारत में ही हूं, तो वो क्या कहलाता है, इनलैंड बिल। और ये जो कंडीशन है, ये आपका कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्टेटमेंट 1 यानी स्टेटमेंट ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। द इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और सच within such further period not exceeding 30 days as may be directed by the court on sufficient cause being shown, है ना, by the drawer of the check। क्लियर है, अब यहां पर देख लीजिए भैया, सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो इंटरिम कंपनसेशन का आदेश कोर्ट देता है, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा, उसको कितने दिनों में कर देना है, और अगर टाइम पीरियड बढ़ेगा भैया तो फर्दर टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये 30 दिनों से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो कितने दिनों में पेमेंट करना होता है, 60 डेज, 50 डेज, ये इंटरिम कंपनसेशन की बात हो रही है चेक के कंडीशन में, क्लियर है, 40 डेज या 30 डेज, क्लियर है, तो कितने दिनों के अंदर पेमेंट करना होता है, सवाल ये पूछा जा रहा है भैया। द इंटरिम कंपनसेशन शैल बी पेड विद इन हाउ मैनी डेज, डैश के अंदर आपको भरना है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज।
तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना भैया, विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग डेट, क्लियर है, कोर्ट स्पेशल कंडीशन में कुछ और समय दे सकता है आपको, और वो कितना है, 30 दिनों का समय दे सकता है। लेकिन जो इनिशियल टाइम पीरियड दिया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक, बताएं क्या आंसर होगा इसका। 30 डेज का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन जो इनिशियल टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, जो इनिशियल टाइम पीरियड इंटरिम कंपनसेशन। तो आंसर होगा भैया कितना आपके लिए, 60 डेज, 60 दिन। मॉड्यूल बी पर आज मेरी दूसरी मुलाकात है जो आपसे होने वाली, क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अभी और भी बहुत सारी बातें आने वाली हैं आपके साथ। पहले की तरह मेरी हमेशा जैसे कोशिश रहती है वैसे आज भी कोशिश होगी कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं उन पर जितना ज्यादा डिस्कशन हो सकता है उतना ज्यादा डिस्कशन किया जाए, ताकि आपके सामने अगर कोई नया प्रश्न बनता है एग्जामिनेशन हॉल में तो वहां पर आप सुविधाजनक स्थिति में आंसर करने की कंडीशन में आप हों। तो शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। आज हम लोग मॉड्यूल बी पर, बीआरबीएल पर प्रश्न करने वाले हैं। मॉड्यूल बी पर हम लोगों का पहले भी एक सेशन हो चुका है, क्लियर है। चलिए आज की प्रश्न, आज की क्लास का, आज की शाम का पहला प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ द फीमा एक्ट, है ना, 1999 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, इनमें से कौन सा सेक्शन जो फेमा के अंतर्गत है। फेमा एक्ट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया था, फेरा को रिप्लेस करके उसके अंतर्गत भैया एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। सेक्शन 16 बात ऐसी करता है, सेक्शन 14 के अंतर्गत ऐसा होता है, सेक्शन 13 है, या सेक्शन 8 ऐसी बात करता है, क्लियर है। तब तक आप लोग इसका आंसर करते चलें, मैं आपको फेमा के विषय में कुछ बातें बता देता हूं। फेमा, इसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आपका फॉरेन एक्सचेंज इसी एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। बेसिकली जो फेमा है उसको देखता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फेमा कई सारे डिपार्टमेंट में ये फैला हुआ अधिनियम है, कई सारे इसमें ईडी वगैरह भी शामिल होते हैं। तो लेकिन जो इसके रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, इसमें भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल होती है। रेगुलेशंस के लिए आरबीआई यहां पर आ जाती है। इसको रिप्लेस किया गया था फेरा से, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, उसको रिप्लेस करके फेमा आया जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसकी बात करता है। एजुकेटिंग अथॉरिटी पर सवाल पूछा गया है कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत इसको जो है अपॉइंट किया जाता है। चलिए क्लियर है, आप लोग इसका आंसर करिए। मैं इसमें कुछ और विषय बता दूं। देखिए एजुकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करती है भारत सरकार, तो फेमा, अगर हो सकता है दूसरा सवाल आपसे पूछा जाए कि फेमा अधिनियम के अंतर्गत जो एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है उसको अपॉइंटमेंट उसका कौन करेगा, तो भारत सरकार करती है, उसको अपने ऑफिशियल गैजेट में निकालती भी है। क्यों करती है, क्योंकि भैया जब आप फेमा अधिनियम का सेक्शन 13 देखेंगे, सेक्शन 13 यहां पर होगा, क्लियर है, सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 पे मैं आपकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, नहीं तो आंसर मिल जाएगा आपको। सेक्शन 13 पे मैं बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे याद नहीं था कि मेरे पीछे सेक्शन 13 भी लिखा हुआ है, नहीं तो इतना मैं गहरा जाके आपको बताता ही नहीं। पहले आंसर कर दो फिर सेक्शन 13 पे बातचीत करेंगे, पहले आंसर कर दीजिए फिर सेक्शन 13 पे बातचीत करेंगे। फेरा और फेमा में मैंने आपको विधिवत बातचीत आपसे शुरू कर दी है, क्लियर है। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी किसके तहत अपॉइंट होता है, सवाल ये पूछा गया है। कुछ बातें मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी, कौन इनकी नियुक्ति करेगा, भारत सरकार करती है। किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत ये किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिस भी करता है। बताइए भैया इसका सही आंसर क्या होगा। पर्याप्त समय आपको दे दिया गया है। एजुकेटिंग अथॉरिटी किसके तहत, किस सेक्शन के तहत अपॉइंट करता है, भारत सरकार, क्लियर। तो अगर सवाल ये ना बने, ये पूछ लिया जाए कि कौन जो है कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लियर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है साहब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे दुरुस्त आंसर बनेगा वो है भैया सेक्शन 16, याद रख लीजिएगा। सेक्शन 16 के अंतर्गत ही एजुकेटिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो पहला आंसर है वही दुरुस्त आंसर है, सेक्शन 16। अब कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। क्यों करेगी, तो जब आप इसका सेक्शन 13 पढ़ते हैं फेमा अधिनियम में, सेक्शन 13 भी मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इसका सेक्शन 13 पढ़ते हैं भैया, तो सेक्शन 13 पेनल्टीज की बात करता है। फेमा अधिनियम के अंतर्गत जो पेनल्टीज हैं उनकी बात कहां पर लिखी गई है, सेक्शन 13 में लिखी गई है। तो उन पेनल्टीज को, उन पेनल्टीज के अगेंस्ट सजाओं को देने के लिए, उन पेनल्टीज को देखने के लिए अब ही अपॉइंट किया जाता है कौन, एजुकेटिंग अथॉरिटी। तो जब आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 13 से इसका संबंध है। आपको ये सारे अधिनियम कहां मिलेंगे, मैंने पिछली वाली मुलाकात में भी आपको बताया था, यहां पर भी मैं आपके लिए ओपन कर दे रहा हूं भैया। आप किसी भी अधिनियम को पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। करना क्या होता है आपको, बस आपको ओपन करना होता है इंडिया कोड, बस आपको क्या ओपन करना होता है, इंडिया कोड। जैसे हमें पढ़ना है फेमा एक्ट, जैसे हमें क्या पढ़ना है, फेमा एक्ट 1999, जैसे हमें क्या पढ़ना है भैया, फेमा एक्ट 1999, तो हमें क्या करना होता है, फेमा एक्ट
एक्ट 1999, क्लियर है। फिर उसके साथ आपको बस टाइप कर देना है इंडिया कोड। क्या आपको टाइप कर देना है भैया? इंडिया कोड, क्लियर है। तो ये आप ओपन कर लेंगे, फेमा एक्ट 1999 इंडिया कोड। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा और इसका हैंडल भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्म आपको नहीं ओपन करना, आपको हैंडल फॉर्म ओपन करना है। यहां पर ये अधिनियम आपको दिख जाएगा, क्लियर है। चलो, तो सेक्शन 16 आपका आंसर बना हुआ था, देख लेते हैं सेक्शन 16। यहां पर देखिए सारे एक्ट इसके लिखे हुए हैं और पूरा डिस्क्रिप्शन आपको विधिवत मिलेगा। तो सेक्शन 16 में आते हैं। सेक्शन 16 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, क्लियर है। मैं पूरी बात आपको बताता चलूंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी। और यहां पर देखिए क्लियरली ये बात लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अंडर सेक्शन 13। और सेक्शन 13 में क्या बात कही गई भैया? सेक्शन 13 में बात की गई है पेनल्टीज की। सेक्शन 13 में किसकी बात की गई है? पेनल्टीज की बात की गई है। तो आंसर आपको मिल गया पहले क्वेश्चन का। चलिए आज की शाम के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर, क्या कह रहा है? क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर अपील्स इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द फेमा एक्ट, क्लियर है। फेमा एक्ट 1999 के कौन से सेक्शन में क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसकी? स्पेशल डायरेक्टर्स की, क्लियर है। जो अपील को देखेंगे वो किस सेक्शन में लिखा गया? सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 21, सेक्शन 23। आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए, आंसर करते चलिए आज की शाम के दूसरे क्वेश्चन के लिए भैया। बताओ, स्पेशल डायरेक्टर की बात की जा रही है यहां पर। स्पेशल डायरेक्टर की बात की जा रही है। सेक्शन 24 में है, 22 में है, सेक्शन 21 में है, सेक्शन 23 में है। बताते चलिए। फेमा अधिनियम किसको रिप्लेस करके आया? फेरा को। किसको रिप्लेस करके आया? फेरा को। इसकी क्वालिफिकेशन आपको मैं बता दूं, लीगल सर्विस में इसका होना जरूरी है। लीगल सर्विस में होना जरूरी है। और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होना आवश्यक है, क्लियर है। सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होना जरूरी है भैया। और कौन सी सर्विस में? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। कम से कम इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो। पर्याप्त समय मिल चुका है। देखिए जो आंसर है उसके आसपास के जो बाकी के सेक्शंस हैं वो ओमिट कर दिए गए। चलो एक और आपको अपनी तरफ से मैं जानकारी दे दूं, उन्हें समाप्त कर दिया गया, ओमिटेड है वो सारे। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या बनेगा? सेक्शन 21। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका अगला आंसर है वो क्या है? सी आंसर इज द राइट आंसर, सेक्शन 21। सेक्शन 21 अब क्या कहता है भैया? स्पेशल डायरेक्टर्स की इस अपील के लिए जो देखेंगे उनकी जो क्वालिफिकेशंस होगी वो सेक्शन 21 में डिफाइन किया गया। उसके आसपास के जो सेक्शन ओमिटेड हैं, अब वहां पर जो बात की गई है लीगल सर्विस का ऑफिसर होना चाहिए या रेवेन्यू सर्विस में कम से कम सेक्रेटरी लेवल का तो हो ही हो, उससे नीचे नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा, जो कुछ भी आपको देखना है तुरंत आपको इंडिया कोर्ट के फेम एक्ट पर आना है ताकि आपके लिए हमेशा याद हो जाए। सेक्शन 19 तक की यहां पर बात की गई है। अब देखिए मैंने आपसे क्या किया, आसपास के सेक्शन क्या किए गए? ओमिट कर दिए गए हैं, क्लियर। तो देखिए सेक्शन 24 खत्म है, सेक्शन 25 खत्म है, सेक्शन 22 खत्म है। और इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 21, आपको मिलेगा सेक्शन 21। सेक्शन 20 भी क्या ओमिटेड है? सेक्शन 21 में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर। और यहां पर देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। has been a member of the Indian legal services and has held the post of grade 1 of the service, या इसके अलावा वो और वो क्या हो सकता है? has been a member of the Indian Revenue Service and has held a post equivalent a joint secretary to the government of India, क्लियर है। तो विधिवत चर्चा आपके साथ हो रही भैया, बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा। इसको एक बार आप लोग पढ़ लो और यहीं पर याद रखने की कोशिश किया करो बाबू, यहीं पर याद रखने की कोशिश किया करिए आप, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं आज की शाम का। अंडर फेमा पर्सन इज डिफाइंड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फेमा एक्ट के अंतर्गत पर्सन में क्या क्या चीजें रखी जा रही हैं, क्लियर है। इंडिविजुअल को रखा जाएगा, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कंपनी या फर्म, क्लियर है। ऑप्शंस हैं केवल पहला और दूसरा, यानी एन इंडिविजुअल को पर्सन माना जाएगा और एचयूएफ को माना जाएगा, और या दूसरा और तीसरा, क्लियर है। एचयूएफ या कंपनी, या पहला दूसरा और चौथा, क्लियर है, या सारे के सारे माने जाएंगे। बताए भैया पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या आता है फेमा एक्ट के अंतर्गत? पर्सन की डेफिनेशन में फेमा अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आंसर करते चलिए।
क्या क्या आएगा? देखिए चलिए मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, जहां कहीं भी डेफिनेशंस की बात आती है भारत में ज्यादातर जो अधिनियम है उनमें जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? पर्सन, पर्सन में क्या क्या चीजें आएंगी? तो जब कभी भी मैं आपके लिए आसानी कर दूं, जब कभी भी आप किसी चीज की डेफिनेशन देखना चाहेंगे या इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा तो आप अमूमन कहां जाएंगे? सेक्शन 2 के अंतर्गत जाएंगे। क्लियर है? फेमा अधिनियम 1999 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन के लिए भैया ये सब पर्सन में रखे जाते हैं, ये सब के सब पर्सन में रखे जाते हैं। आपको पता है जब हम जो है अगर आप में से कोई बीकॉम वगैरह होगा तो उसने बीकॉम के दौरान पढ़ा होगा कि कंपनी को भी हम पर्सन ट्रीट करते हैं, तो इंडिविजुअल तो पर्सन माना ही माना जाएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन ही माना जाएगा, कंपनी और फर्म ये सबके सब पर्सन माने जाएंगे, इसलिए सारे के सारे सही आंसर में आ जाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच सेक्शन ऑफ द फेम एक्ट 1999 डील्स विद द रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज? क्लियर है? तो आप एक बात और यहां पर रख लीजिए, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं वो भी किस अधिनियम के तहत रेगुलेट होता है? वो भी फेम एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। और यहां पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि उसका रियलाइजेशन और रिपाट्रिएशन कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है? फॉरेक्स पर ये सवाल बना, सेक्शन 7 ऑफ द फेम एक्ट 1999। मैं 1999 बाद में नहीं पढ़ा हूं मित्रों, खाली मैं सेक्शन पढ़ता चला हूं, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 4 या सेक्शन 5। आंसर करते चलिए, आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर आज की शाम का चौथा क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए भैया। फोर्थ क्वेश्चन, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। आंसर करते चलिए, चलिए क्लू दे देता हूं मैं आपको। आपका आंसर जो सात, जितने सेक्शंस मुझे याद आते चल रहे मैं आपको बताता चला हूं। सेक्शन 7 जो फेम अधिनियम का है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करता है। वो किसकी बात करता है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात करता है। क्लियर है? तो सेक्शन 7 आपका आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? आंसर करते चलिए इसका। क्लियर? तो भैया इसका सीधा सा आंसर आपके लिए क्या बनेगा? इसका सीधा सा आंसर आपके लिए सेक्शन 8। याद रखना ये सब किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 8, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और यहीं पर तुरंत हम सेक्शन 8 के बारे में पूरी कहानी देख लेते हैं। सेक्शन 8 क्लियर है? तो यहीं पर तुरंत आप देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। सेक्शन 8 देखिए, सेक्शन 4 मैंने आपसे क्या किसकी बात कही थी? सेक्शन 8 की बात हो रही है ना। हाँ, रियलाइजेशन ऑफ द क्या है? रिपार्टिशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, उसके ऊपर मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है सेक्शन 7। 9 भी ऑप्शन में रखा गया, एग्जाम्पशन ऑफ रियलाइजेशन एंड रिपार्टिशन ऑफ द सर्टेन। यहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो आपको इंडिया कोड हमेशा याद रखना है। क्लियर है? जो भी बीआरबीएल के मेरे मित्र इसको देख रहे हैं वो इंडिया कोड हमेशा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज के। अंडर फेमा द आरबीआई हैज बीन ऑथोराइज्ड मेक टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आरबीआई क्या बना सकता है? रूल्स, रेगुलेशंस या दोनों के दोनों या नोटिफिकेशंस? क्लियर है? रूल्स, रेगुलेशंस या दोनों के दोनों या नोटिफिकेशंस फेमा अधिनियम के अंतर्गत। फेमा अधिनियम असल में कई डिपार्टमेंट और कई मिनिस्ट्रीज के बीच में फैला हुआ है। मतलब फेमा अधिनियम के एक्ट को, सेक्शंस को कई सारी मिनिस्ट्रीज, कई सारे डिपार्टमेंट प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? कई सारी मिनिस्ट्रीज और कई सारे डिपार्टमेंट क्या है भैया? प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आपको मैं क्लू दे दे रहा हूं, इसमें से आरबीआई एक ही कुछ बना सकता है, या तो रूल्स या तो रेगुलेशंस। क्लियर है? इसलिए आपका जो सी आंसर हो जाएगा वो गलत आंसर हो जाएगा। आपका जो सी आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? गलत आंसर हो जाएगा। आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। आंसर करते चलिए। आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। और जो आपका आंसर बनेगा उसके जस्ट जो विपरीत होगा उसको डिजाइन करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसको डिजाइन करने का अधिकार किसका है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा?
फेमा अधिनियम में आरबीआई ऑथोराइज है रेगुलेशंस को डिजाइन करने के लिए, रेगुलेशंस को बनाने के लिए। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा कुछ एक ही बना सकता है, तो अगर इसे आरबीआई बनाएगा तो रूल्स कौन बनाता है फेमा अधिनियम के अंतर्गत? रूल्स डिजाइन करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हो सकता है सवाल ये ना पूछ के रूल्स पर पूछ लिया जाए, तो रूल्स का भी आंसर आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही दुरुस्त आंसर है वो क्या है भैया? आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज पर फेमा द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय। फेमा अधिनियम के अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज में जो फॉरेन करेंसीज उनको खरीदने और बेचने का अधिकार सिर्फ किसका होता है? ऑथोराइज्ड पर्सन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स, या यहां होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक्स, गलत लिखा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फॉरेन बैंक्स। बताइए भैया, फॉरेन एक्सचेंज, मैं फिर से बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट होता है आपका फेमा के अंतर्गत। फेमा के अंतर्गत, क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होता है। 1999 का अधिनियम है ये, और इसने रिप्लेस किया था फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। क्लियर है? बताइए। क्लियर है? मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि अगर ये व्यक्ति कर रहा है तो वो कहां पर डिफाइन किया गया है, उसको कहां पर डिफाइन किया गया? फेमा एक्ट के अंतर्गत। एज पर फेमा द परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कैन बी अंडरटेकन बाय ओनली। तो फेमा के अंतर्गत भैया फॉरेन एक्सचेंज को, यानी फॉरेन करेंसीज को बेचने और खरीदने का अधिकार सिर्फ किसके अंतर्गत होता है? ऑथराइज पर्सन होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, या फॉरेन बैंक्स होते हैं। तो इसके लिए जो शुद्ध आंसर है, दुरुस्त आंसर है भैया, पर्याप्त समय आपको मिल चुका है, कौन होगा आपका? ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और ऑथोराइज्ड पर्सन को कहां लिखा गया? तो ऑथोराइज्ड पर्सन को लिखा गया है फेमा एक्ट। ऑथोराइज्ड पर्सन को लिखा गया है फेमा एक्ट 1999 के सेक्शन 2 के अंतर्गत। सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन हुआ ये। क्लियर है? सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो जितनी डेफिनेशन है वो कहां है? सेक्शन 2 के अंतर्गत है। और यहीं पर तुरंत देख लेते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है इसके बारे में। सारी डेफिनेशंस कहां है बाबू? सेक्शन 2 के अंतर्गत है। सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको सारी की सारी डेफिनेशंस मिलने वाली हैं। देखिए यहां पर एजुकेटिंग अथॉरिटी का क्या मतलब होगा, एपिलेट अथॉरिटी का क्या मतलब होगा, और उसके बाद ठीक बाद लिखा है ऑथोराइज्ड पर्सन मींस एन ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, एनी अदर पर्सन ऑफ द टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 10 टू डील फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन सिक्योरिटीज। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 2 बहुत ज्यादा गहरा आपके एग्जामिनेशन में नहीं जाएंगे कि कौन से सेक्शन के कौन से सब सेक्शन में पूछा गया है, ऐसे पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी में लिखा गया ऑथोराइज पर्सन। इसको कम से कम एजुकेटिंग अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल और अथोराइज्ड पर्सन, ये तीन तो आप याद ही रखिएगा। डेफिनेशन सारी के सारी आपको किसमें मिलने वाली है? सेक्शन 2 के अंतर्गत मिलने वाली। क्लियर है? तो संभवतः मैंने पीछे शायद इसका आंसर आपको लिख दिया, हाँ, अथोराइज्ड पर्सन सेक्शन 2 के अंतर्गत। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ आरबीआई कम अंडर आरबीआई एक्ट 1999? इनमें से कौन सा पावर आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1999 के अंतर्गत मिलता है? टू अपॉइंट द ऑथोराइज्ड पर्सन, ये फेमा अधिनियम के बारे में बात हो रही है। टू इंस्पेक्ट द ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करने का और उसकी जांच करने का, या दोनों का दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? आंसर करिए भैया। आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करते चलिए। फेमा अधिनियम में फिर से बता दूं, कई सारी मिनिस्ट्रीज और कई सारे डिपार्टमेंट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। उम्मीद है आपको पूरी बात बता दी गई है, समय दे दिया गया है। देखिए ऑथोराइज पर्सन के बारे में पीछे हम लोगों ने बात कर लिया है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन सी में बात की गई। ऑथोराइज पर्सन को कौन बनाएगा, कौन बताएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर वही अपॉइंट कर रहा है भैया, तो उसको इंस्पेक्ट करने की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? आरबीआई की ही होगी भैया। इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? बोथ ए एंड बी, है ना। ये आरबीआई एक्ट नहीं है, ये फेमा एक्ट होगा। यहां पर ये गलत लिखा है बाबू, ये क्या होगा? फेमा अधिनियम होगा आपके लिए। ये क्या होगा भैया? ये गलत है, ये गलत है, ये फेमा एक्ट है ना। ये क्या है? फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट 1999। क्लियर है? तो आपके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है आपके लिए? फेमा है। फेमा एक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा सा समय इसमें दिया जाएगा। क्या कह रहा है? फॉर आरबीआई टू कंसीडर ऑथोराइजिंग अ कंपनी और कॉर्पोरेशन टू ऑपरेट और रेगुलेट द एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउस और न्यू क्लियरिंग हाउसेस ऑफ बैंक्स। क्लियर है? तो आरबीआई कह रहा है भैया जो ऑथोराइजिंग कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेशन है ना, टू ऑपरेट और रेगुलेट द एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउसेस, अगर जो एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउसेस उसको ऑपरेट करना चाहता है या जो बैंकों ने नए क्लियरिंग हाउसेस खोले उसके लिए बात हो रही है, इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन रिटेल क्लियरिंग हाउस सिस्टम ऑफ द बैंक थ्रू आउट द कंट्री, व्हाट परसेंट ऑफ द इक्विटी सच कंपनी शुड बी हेल्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। तो ऐसे कंपनी में पब्लिक सेक्टर बैंक की कितनी इक्विटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका बना है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन आपका बना है भैया पेमेंट एंड सेटलमेंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है पूरा नाम वास्तव में उसका, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से ये प्रश्न बना हुआ है। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन बना है ये कौन से सेक्शन कौन से आपके यूनिट से बना हुआ है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन सिर्फ बड़ा सा है, आपके लिए आंसर बहुत आसान सा आंसर होगा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कोई भी ऑथर, देखिए आपको मैं अपनी तरफ से एक जानकारी दे दे रहा हूं, आप तब तक इसका आंसर करिए। जब हम पेमेंट एंड सेटलमेंट की बात करते हैं तो उसको रेगुलेट करने का, उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होगा। वही इसमें ऑथोराइज कंपनीज को ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब ऑथोराइज कंपनी को स्टैब्लिश करवाती हैं, लाइसेंसिंग करवाती, सर्टिफिकेशन करवाती हैं, ताकि भारत में पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को प्रैक्टिस किया जा सके। इसके लिए आपका दुरुस्त आंसर क्या बनेगा? सवाल ये बना है ना कि कोई भी ऐसी आती है पेमेंट एंड सेटलमेंट कंपनी उसमें सिस्टम है, तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका इक्विटी कितना होगा। क्लियर है? आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लियर है? तो कम से कम कितना होना चाहिए? अब इसमें डेटा है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 51% से होना ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड द पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी? पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या आपने को पता लगाना है? गलत कथन का पता लगाना है, यानी सही नहीं है। क्लियर है? पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी, ये भी वहीं से क्वेश्चन बना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होगा चेयरपर्सन इस बोर्ड का। द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए आरबीआई जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है इन कंपनीज को, वो अपने बोर्ड के तहत, उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इस बोर्ड को देखता है। क्लियर है? तो उसके विषय में बातचीत हो रही है। द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक इन चार्ज ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मेंबर होगा। आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर इन चार्ज होगा वो पेमेंट एंड सेटलमेंट का इस बोर्ड का क्या होगा? मेंबर होगा। एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी उसकी जगह पर डिप्टी गवर्नर होगा वो हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप इस पद पर हैं इसलिए हैं। वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, है ना, ऑफ द रिजर्व बैंक, मेंबर एक्स ऑफिशियो। वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, है ना, एक ऑफिसर ऐसा होगा जो आरबीआई का होगा लेकिन उसको सेंट्रल बोर्ड ने अपॉइंट किया है। क्लियर? दूसरा है 3% टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर, 3% होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को देखने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए जो बोर्ड काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उसका गठन करेगा। क्लियर है? और उसमें गलत कथन के विषय में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 ही संभवतः होगा, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। क्लियर? जब आरबीआई गठन कर रहा है, डिप्टी गवर्नर यहां पर उसका बन रहा है मेंबर भैया, तो आपको बिल्कुल विधिवत समझ लेना चाहिए कि इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश का है वो इसका चेयरपर्सन नहीं होगा, बल्कि इसका चेयरपर्सन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो भी होगा। तो ए स्टेटमेंट आपके लिए क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज अ बैंक मीन इन अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बैंक का क्या मतलब है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, है ना, जब तक ये कॉन्टेक्स्ट किसी और की बात नहीं करता, यानी अगर किसी और की बात कर देगा तब तो वो बैंक बन जाएगा। अदरवाइज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बैंक किसका मतलब, यानी बैंक में क्या क्या आते हैं? अब बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, है ना, वो बैंक जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में है, या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक, या बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या सारे के सारे? ध्यान से बताइए भैया, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बैंक में किसको शामिल किया गया है? और ये भी परिभाषा आपको सेक्शन 2 में मिलने वाली है, ये भी परिभाषा आपको सेक्शन 2 में मिल जाएगी। बैंक को किसमें, बैंक सवाल ये पूछा जा रहा है कि बैंक का मतलब क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बैंक का क्या मतलब है, यानी बैंक की डेफिनेशन में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में कौन कौन शामिल होते हैं।
तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है, तब तक आप लोग बताइए, आंसर करिए। कुछ बातें मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूं। शेड्यूल्ड बैंक जो सेकंड शेड्यूल है, क्लियर है, जो सेकंड शेड्यूल है, ये बात हो रही आरबीआई एक्ट 1934 की। देखिए आरबीआई एक्ट 1934 में दो ही शेड्यूल है। आरबीआई एक्ट 1934 में दो शेड्यूल है। पहला शेड्यूल बात करता है कि आरबीआई अधिनियम कहां कहां तक लागू होगा, और सेकंड शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। सेकंड शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की। जो बैंक सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं, उन्हें अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। जो नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बात। और क्लॉज सी में जो अगर आप देखेंगे रिजर्व बैंक इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको बीआर एक्ट 1949 बोलते हैं, अगर आप उसका सेक्शन 5 का सी उठाओगे भैया, तो वहां पर बैंकिंग कंपनी लिखी हुई है ना, वहां पर बैंकिंग कंपनी की परिभाषा दी है। इस क्वेश्चन में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बैंकों का मतलब ये सबके सब है। क्लियर है, यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में जहां कहीं भी बैंक लिखा होगा ये सब उसमें शामिल होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ये कहां पर आप देखेंगे, जब आप सेक्शन 2 में जाएंगे तो वहां पर आपको बैंकों के अंतर्गत ये मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। बीआरबीएल पर हम लोगों की पूरी बातचीत हो चुकी है। मॉड्यूल बी पर हम लोगों की चर्चा हो रही है। बीआरबीएल के मॉड्यूल बी पर भी हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं। 2 क्लासेस में हम लोगों ने एमसीक्यू पर बातचीत की है। आज हम लोग मॉड्यूल बी के तीसरी मुलाकात पर बातचीत कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि एमसीक्यू के माध्यम से जो भी आपको कॉन्सेप्ट है वो भी बताया जाए। जितना संभव हो सकता है उतनी सारी चर्चा आपके साथ की जाए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए अगर कुछ नया प्रश्न बनता है तो आपके लिए मामला सुविधाजनक हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। आंसर करते चलिएगा। तो आज की शाम में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मॉड्यूल बी, बीआरबीएल, बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉज, जो आपके सीआईबी पेपर में कंपलसरी पेपर है। 10 दिसंबर को उसका एग्जामिनेशन है। काफी पहले हम लोगों ने शुरुआत कर ली है, ताकि आपके पास समय से सारी चीजें पहुंच जाए। क्लियर है। तो आज की शाम की पहली शुरुआत करते हैं। बाकी बैचेस वगैरह तो आप तक पहुंच चुके होंगे। आज की शाम की पहली शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, द मॉर्गेजर ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी on the condition that it will be transferred upon payment of the mortgage money. This is clear है। जो मॉर्गेजर है उसने मॉर्गेजी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, और इस कंडीशन पर ट्रांसफर की है कि अगर सब कुछ पेमेंट हो गया तो आप उसका जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसे वापस मॉर्गेजर को, यानी जो ओनर है उसे आप ट्रांसफर कर देंगे। ये किस प्रकार का मॉर्गेज कहलाएगा? सिंपल मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज है, या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है? क्लियर है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई मुश्किल मामला है नहीं। मॉर्गेज की बात की जा रही है, तब तक मैं कुछ बातें आपको बताता चलूं, आप लोग अपने अपने आंसर इसमें देते चलिएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए क्या है, देखिए मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 में। कहां पर डिफाइन किया गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 में डिफाइन किया गया है, और सेक्शन है 58। तो सेक्शन 58 में आपको मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज्ड, ये सबकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 की ये बात की जा रही है। क्लियर है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा यहां पर मॉर्गेजर कौन होगा, मॉर्गेजी कौन होगा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये मैं तब तक आपको बता दूं, आप आंसर करिए। जैसे मान लेते हैं मॉर्गेज क्या है बाबू, जब कभी भी हम ऋण लेने जाते हैं, बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो आप लोगों ने चार्ज में पढ़ा होगा मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन और प्लेज। क्लियर है। तो जब कभी भी हम ऋण लेते हैं तो बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए, ताकि अगर आप रीपेमेंट ना कर पाए उस दशा में बैंकों का लोन सिक्योर हो, ऐसी कंडीशन में बैंक आपसे कुछ प्रॉपर्टी ले लेता है। मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऐसी संपत्ति जो अचल संपत्ति होती है, जो चल नहीं सकती है। जबकि हाइपोथेकेशन में और प्लेज के केस में कैसी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। तो दिलीप रावत का आंसर आ गया पहले का डी, है ना, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है दिलीप जी, कि उस डीड में, जो मॉर्गेज डीड है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, ऐसे केस में आप अपने इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। क्लियर है। दिलीप राव जी का आंसर आ गया। निखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए आंसर निखिल जी। क्लियर है। स्वागत है आप सभी का, आप दोनों लोगों का, निखिल बाबू का और दिलीप जी। दिलीप तो हमारे पुराने जान पहचान वाले हैं, जेआईबी की क्लास में मुलाकात होती रहती है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मॉर्गेजर कौन होता है और मॉर्गेजी कौन होता है। यहां पर ध्यान से समझिए। मान लेते हैं हमारे पास कौन, एक ओनर है जो ऋण लेना चाह रहा है, किससे? बैंक से, और बैंक ने कहा भैया बिल्कुल ऋण आपको देंगे, हमारा काम यही है, लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी, जिसको हम चार्ज करेंगे मॉर्गेज के रूप में, यानी उसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। क्लियर है। ताकि अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते, उस केस में हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। तो जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो यहां पर क्या कहलाएगा? मॉर्गेजर कहलाता है। क्लियर है। मॉर्गेजर कहलाएगा। और जो बैंक है जिसने ऋण दिया है वो क्या कहलाएगा? मॉर्गेजी। क्लियर है। वो क्या कहलाएगा? मॉर्गेजी। क्लियर है। ये दोनों पार्टी समझ में आ गई हैं। और कहां पर डिफाइन किया गया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 के सेक्शन 58 में। सेक्शन 58 में। क्लियर है। तो इंग्लिश मॉर्गेज होगा, इक्विटेबल मॉर्गेज होगा, सिंपल मॉर्गेज होगा, या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होगा? दिलीप जी आपने जो कंडीशनल सेल आंसर किया, वो कंडीशनल सेल में
किसी स्पेशल कंडीशंस पर इसको सेल किया जा सकता है ना, वो डीड में जो मॉर्गेज डीड होगी उसमें कंडीशंस लिखी होती हैं, क्लियर है, वो कंडीशंस क्या होंगी, लिखी होंगी। इक्विटेबल मॉर्गेज में आप क्या कहते हैं, डिपॉजिट, है ना, जिसमें क्या करते हैं आप अपने पेपर्स को डिपॉजिट कर देते हैं ना, डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट डील भी हम लोग बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज को, ये भारत में बहुत फेमस है इक्विटेबल मॉर्गेज, क्लियर है। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, ओनरशिप और पोजीशन क्या होता है, ओनर के पास होता है, लेकिन टाइटल ट्रांसफर हो जाता है किसको, बैंक को। और उस केस में अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा तो बैंक के पास ये अधिकार आ जाता है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, कोर्ट की मदद लेके सेल आउट कर सकता है। इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इंग्लिश मॉर्गेज होगा। वो क्या होगा भैया, इंग्लिश मॉर्गेज होगा। क्या होगा, इंग्लिश मॉर्गेज। आंसर दो सही है। अब इंग्लिश मॉर्गेज की पूरी परिभाषा लिखिए, कितने तरीके का अच्छा मॉर्गेज डिफाइन किए गए, कितने तरीके के मॉर्गेज आप वहां पर देखते हो, तो अगर ये पूछा जाता तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 6 प्रकार के टाइप्स ऑफ, जो 6 टाइप्स के मॉर्गेज वहां पर डिफाइन है। तो मॉर्गेज में क्या क्या बातें हैं, कहां पर डिफाइन हुआ है, इसको डिफाइन किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, 1882 में, कौन से सेक्शन में, 58 में, वहां पर मॉर्गेज, मॉर्गेजी सबकी डेफिनेशन आपको लिखी मिलेगी। मॉर्गेज क्या है, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है, और जो प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज वहां पर रखी गई है उसको मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राम अ ट्रांसपोर्टर हैज बीन ग्रांटेड अ लोन फॉर परचेज ऑफ अ ट्रक, क्लियर है। राम एक ट्रांसपोर्टर है भैया, उसको लोन दिया गया है एक ट्रक परचेज करने के लिए। यू विल क्रिएट विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, एज अ बैंकर आप उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, असाइनमेंट, मॉर्गेज, प्लेज या हाइपोथिकेशन, बताइए, ध्यान से समझिएगा। राम क्या है भैया, एक ट्रांसपोर्टर है, उसको एक ट्रक लेना था, उसने बैंक से ऋण ले लिया है, और आप एज अ बैंकर उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, है ना। मोड ऑफ चार्ज आपका 2 चैप्टर है, 2 हिस्सों में डिवाइड है आपके बीआरबीएल मॉड्यूल बी में। आपको कौन सा चार्ज वहां पर क्रिएट करना, असाइनमेंट या मॉर्गेज क्रिएट करेंगे या प्लेज क्रिएट करेंगे, हाइपोथिकेशन। चलिए आप सभी को मैं क्लू दे देता हूं, मॉर्गेज इस पे नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया कि मॉर्गेज क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मॉर्गेज क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिलीप जी का आंसर आ गया है दूसरे का डी, दिलीप जी का आंसर आ गया दूसरे का डी, हाइपोथिकेशन, बिल्कुल सही आंसर है, हाइपोथिकेशन, 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 क्लियर है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या रखा जाएगा, हाइपोथिकेशन। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी 2 चीजों में रखी जाती है, प्लेज में भी होता है और हाइपोथिकेशन में भी होता है, लेकिन प्लेज में क्या होता है, पोजीशन भी चला जाता है बैंक के पास, क्लियर है। जैसे गोल्ड पे अगर लोन वगैरह लिया जाता है तो प्लेज का लोन कहलाता है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, राइट तो बैंक के पास होता है, लेकिन ओनरशिप, पोजीशन सब किसके पास होता है, मालिक के पास, वही उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ट्रक का यूज कौन कर रहा है, ट्रक का यूज लोन लेने के बाद भी राम ही करेगा, क्योंकि भैया उस ट्रक को चला के ही तो वो लोन का रीपे कर पाएगा। तो ट्रक का जो पोजीशन है वो भी किसके पास होगा, राम के पास होगा। जैसे किसी स्टॉक पर लोन लिया गया, तो अगर मेरी कोई दुकान है, मैं अपना स्टॉक गिरवी रख के, अब स्टॉक क्या है, मूवेबल है, स्टॉक पर मैं गिरवी रख के गिरवी रख के अगर मैं ऋण ले रहा हूं, तो ऐसे केस में स्टॉक पर पोजीशन मेरे पास होगा, मेरे पास उसको बेचने का भी अधिकार, क्योंकि उसको बेच के ही तो मैं ऋण दे पाऊंगा बैंक का। तो ये सब किस में आ जाते हैं भैया, हाइपोथिकेशन में आ जाते हैं। और एक लाइन में अगर इतना नहीं गहरा जाना है, तो ये जो कार लोन और ये जो ऑटो लोन, ये सब लोन होते हैं वो किस में आते हैं, हाइपोथिकेशन में आएंगे। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, दूसरा, है ना, दूसरे का डी, हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं दिलीप राव जी, वेयर अ पर्सन प्लेजेस गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेजेस, है ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गुड्स को प्लेज करता है जिसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो वो प्लेज क्या कहलाता है, इनवैलिड। अच्छा क्या होगा इस केस में, इनवैलिड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट इंटरेस्ट, है ना, उस इंटरेस्ट के एक्सटेंट, मतलब इनवैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, है ना, जहां तक उसका इंटरेस्ट है उस केस में इनवैलिड होगा। इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पूरा का पूरा इनवैलिड होगा। वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट, या इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बहुत आसान सा सवाल है, मजेदार सवाल है, आंसर करिए भैया, इस पर आंसर करिए। और आप लोग हमेशा लोन के केस में पढ़ते हैं कि वो तभी तक काम करता है, कहां तक वो काम करेगा, कहां तक वो काम करेगा, एक्सटेंड टू द इंटरेस्ट, है ना, क्लियर है। तो इस पे मैंने क्लू आपको दे दिया है, आराम से आप इस पर आंसर कर सकते हैं, क्लियर है। और दिलीप राव जी का आंसर आ गया तीसरे का सी, बिल्कुल सही आंसर है भैया। क्योंकि देखिए अगर इंटरेस्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट पहली बात तो इनवैलिड नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने ये जब मॉर्गेज या प्लेज हाइपोथिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उस केस में हम लोगों ने देखा भी था कि वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए किसी चीज को मॉर्गेज करने के लिए भी, है ना, उसका हित उसमें होना चाहिए। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होगा। जब इनवैलिड नहीं होगा भैया तो ये वाला मामला अपने आप हट गया, ये वाला मामला अपने आप हट गया। इंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बिल्कुल ये भी सही आंसर बन सकता है। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है लिमिटेड इंटरेस्ट तक की बात, इसलिए वहां तक होगा जहां तक इंटरेस्ट एक्सटेंड करता है। इसलिए दिलीप जी का जो सही आंसर है वो सी आंसर है और एकदम दुरुस्त आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गाजे बाजे के साथ इसको हम लोग सी आंसर सही बोले। नेक्स्ट आते हैं, अंडर द मोड ऑफ चार्ज व्हाट इज प्लेज।
मोड ऑफ चार्जेस में प्लेज किस पर, देखिए मोड ऑफ चार्ज क्या, चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, बैंक का उस प्रॉपर्टी पर राइट बन जाता है। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है, उस प्रॉपर्टी पर बैंक का राइट बन जाता है, जिसमें आप देखते होंगे मॉर्गेज पढ़ा, प्लेज पढ़ा, हाइपोथिकेशन पढ़ा, असाइनमेंट पढ़ते हैं, अप्रोप्रिएशन पढ़ते हैं, सेट ऑफ पढ़ते हैं, ये सब आप लोगों ने उस चैप्टर के दौरान पढ़ा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा इसलिए इसमें ज्यादा समय मिलेगा आप लोगों को। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, है ना। आप किसी गुड्स को क्या कर रहे हो, बेलमेंट उनका आप जो है बेलर को, बेली को दे रहे हो एज अ बेलर, एज अ सिक्योरिटी किसी लोन पर, क्लियर, आपने गुड्स गिरवी रखी एज अ सिक्योरिटी। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज क्या है डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, क्लियर है। आप किसी वस्तु को डिलीवर कर रहे हो किसी और पर्सन को, है ना, और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो जिसको आपने डिलीवर किया है भैया आपके अकॉर्डिंग या तो आपको वापस कर देगा या तो डिस्पोज कर देगा, बात प्लेज की हो रही है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी, इन सब पे एक एक लाइन का आराम से क्वेश्चन बन सकता है ना, बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है भैया कि अगर आपको मेरे द्वारा कोई हानि हुई या किसी और के द्वारा कोई हानि होगी तो मैं आपको वहां पर कॉम्पनसेट करूंगा, क्लियर है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग, है ना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ करने के लिए भी कुछ ना करने के लिए, इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, क्लियर है। बताएं इसमें क्या आंसर होगा, प्लेज की बात की जा रही है यहां पर। प्लेज का हिंदी मतलब होता है गिरवी रखना, प्लेज का हिंदी मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। बेलमेंट पे तब तक सबसे पहला ऑप्शन में आपको डिस्क्राइब करता चल रहा हूं, तब तक इसका आंसर करिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन होता है, जो किसी वस्तु को देता है, किसको, बेली को। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं पूरा बेलमेंट आपको समझा दे रहा हूं। बेलमेंट की कंडीशन में क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि एक कार ओनर, दिलीप राउत ने फोर्थ का ए आंसर किया है, देख लेते हैं दिलीप राउत जी। पहले मैं बेलमेंट थोड़ा सा बता दूं फिर आपके आंसर की तरफ आता हूं। मैं किनारे हट जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है, यहां से मैं बोल रहा हूं आपको सारी बातें। देखिए जैसे मान लेते हैं बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जब कोई वस्तु आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप किसी और व्यक्ति को देते हैं और वो पर्पस अचीव हो जाने के बाद वो वस्तु आपको मिल जाती है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अपनी कार सर्विस सेंटर पर सर्विस कराने के लिए दी, अब मैंने थोड़े समय के लिए पोजीशन दे दिया सर्विस सेंटर वाले को, उसने कहा भैया 2 दिन के बाद आपकी कार आपको सर्विस होकर वापस मिल जाएगी। अब मैंने स्पेशल सर्विस को रेंडर करने के लिए वो कार सर्विस सेंटर पर दिया था, 2 दिन बाद उसने वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दी। इस पूरे एग्जाम्पल में क्योंकि कार मेरी थी, मैं कार का ओनर था, मैंने कुछ समय के लिए सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो ऐसे केस में क्या होगा भैया, ये कंडीशन में मैं बन गया बेलर और जो सर्विस सेंटर वाला जिसके पास कार डिलीवरी की गई है एक स्पेशल सर्विस को अचीव करने के लिए, वो कहलाएगा बेली, क्लियर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लेज है वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है, जो प्लेज है वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एज अ सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, किसी स्पेशल सर्विस को रेंडर करने के लिए रखा गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में अंतर यह है कि हो बेलमेंट ही रहा है, लेकिन जो वस्तु दी गई है, जो वस्तु डिलीवरी की गई है, वो किसी लोन की सिक्योरिटी के रूप में डिलीवरी की गई है, और वो क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल होनी चाहिए। इसलिए दिलीप जी का जो आंसर है बिल्कुल दुरुस्त मजेदार आंसर है भैया, लिखा है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यही पूरी परिभाषा याद कर लोगे, सारी कहानी आपको पता चल जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्लियर था। अब जैसे ये वाला बात मैंने आपको, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है भैया किसी दूसरी पार्टी को कि आपको मेरे किसी काम से कोई नुकसान हुआ या किसी और के काम से आपको कोई नुकसान हुआ तो मैं फिर आपको उसको कंपनसेट करूंगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, यहां पर भी 2 पार्टी होती है, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी फाइड। जो ये वायदा कर रहा है कि मैं आपको जो है कंपनसेट करूंगा, मेरे द्वारा कोई नुकसान हुआ, कोई तीसरा कोई नुकसान कर देगा, वो कहलाता है इंडेमनिटी फायर, और जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो कहलाएगा इंडेमनिटी
इंडेमनिफाइड, क्लियर है, ये सब आप पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बता रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, ये आप पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं आप? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्लियर है, जिसमें आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी आप उसी में पढ़ते हैं, क्लियर है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आप उसी में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आज की शाम का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज का एसेंशियल फीचर क्या होता है ना, ये भी भारत में सिंपल मॉर्गेज भी बढ़िया मजे से किया जाता है, फिर से मैं बता दूं, अच्छा इसको पढ़ देता हूं फिर आपके लिए मॉर्गेज की बात करता हूं। द मॉर्गेजी हैज नो पावर टू सेल द प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, है ना। जो मॉर्गेजी है, मॉर्गेजी कौन होता है? जिसके पास आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, जैसे लोन के केस में बैंक क्या हो गया? मॉर्गेजी हो गया। मैं मेरी प्रॉपर्टी में ओनर हूं तो मैं क्या हूं? मॉर्गेजर हूं। जो प्रॉपर्टी रखी गई वो तो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, उसको कहते हैं मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, क्लियर है। द मॉर्गेजी हैज नो पावर, यानी जो बैंक है, एग्जांपल के लिए जो मॉर्गेजर है उसके पास कोई पावर नहीं कि प्रॉपर्टी को बेच दे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, है ना। कोर्ट के विदाउट इंटरवेंशन, कोर्ट के बिना हस्तक्षेप के वो बेच नहीं सकता, है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बिल्कुल से दिलीप रावत जी, एकदम बढ़िया। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही होता है, लेकिन एक बात हमें दिलीप जी यहां पर याद रखना, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। एकदम सही आपका आंसर है, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ लीजिए दिलीप जी कि वो क्या होगा? जनरल इंश्योरेंस होगा, वो सामान्य बीमा होता है। लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भैया एकदम नहीं होता, एकदम होबे नहीं करता, है ना। तो किस में होगा? जनरल कॉन्ट्रैक्ट में, क्लियर है। चलो अगला क्या है? द मॉर्गेज हैज नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ द रेंट्स एंड प्रोड्यूस ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो जो मॉर्गेजी होता है भैया, उसको कोई ये अधिकार नहीं होता है कि जो प्रॉपर्टी उसके पास रखी गई वो कोई रेंट वगैरह उस पे ले, है ना। जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी उससे कोई वो रेंट ले, ऐसा कुछ भी उसके पास अधिकार नहीं होता है। द मॉर्गेजी इज नॉट पुट इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, द मॉर्गेजी इज नॉट पुट इन पोजीशन, जो मॉर्गेजी है उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं होता। ऑल ऑफ द अबव बताएं भैया। सिंपल मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज का क्या लक्षण होता है? सिंपल मॉर्गेज का क्या लक्षण होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर करें दिलीप जी, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, दिलीप जी बताते चलिए। एकदम सही, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? बीमा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। पांचवें का सी आंसर आ गया है। पांचवें का, द मॉर्गेजी हैज नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट द रेंट। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर ये सिंपल मॉर्गेज में नहीं होता ना। एसेंशियल फीचर सिंपल मॉर्गेज का है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिंपल मॉर्गेज का एसेंशियल फीचर बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल मॉर्गेज का एसेंशियल फीचर है कि सिंपल मॉर्गेज के केस में प्रॉपर्टी को बैंक रेंट पर नहीं दे सकता है, ये बिल्कुल है। लेकिन खाली यही नहीं है, सिंपल मॉर्गेज क्या होता है भैया? सिंपल मॉर्गेज में बैंक क्या करता है? ओनरशिप भी होती है, पोजीशन भी होती है ओनर के पास, बैंक को टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, बैंक को ये राइट हो जाता है कि अगर आप नहीं दे पाएंगे पैसा तो कोर्ट के इंटरवेंशन से हम आपकी प्रॉपर्टी को बेच डालेंगे। तो ये तो लक्षण है ही है, ये भी लक्षण है। और द मॉर्गेज इज नॉट पुट इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओनर के पोजीशन में रहता है, तो ये भी लक्षण है भैया। आपके लिए आंसर क्या बनेगा दिलीप बाबू? सारे के सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो ये आप जो ने कहा सिंपल, ये जो है एसेंशियल फीचर है, बिल्कुल है, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं रख सकते। अच्छा वो कौन सा मॉर्गेज होता है जिस पर रेंट पर रखा जा सकता है? वो कौन सा मॉर्गेज होता है जिस पर बैंक को अधिकार है कि जो रेंट से पैसा आ रहा है वो बैंक ले? बताइए भैया। तो चलिए इस पे एक नया क्वेश्चन बन गया, है ना। अगर ऑप्शन यही होता और पूछा जाता है वो कौन किस प्रकार का मॉर्गेज है जिस पर बैंक इस प्रॉपर्टी को रेंट पर रख सकता है, तो कौन सा मॉर्गेज हो जाएगा वो? तो कौन सा मॉर्गेज हो जाएगा दिलीप बाबू? बताइए बताइए, कौन सा मॉर्गेज हो जाएगा? दिलीप जी आंसर करिए। सिंपल मॉर्गेज में तो संभव नहीं, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में भी ये संभव नहीं, जिसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज भी बोलते हैं। नहीं नहीं, इंग्लिश मॉर्गेज नहीं, इंग्लिश मॉर्गेज नहीं, इंग्लिश मॉर्गेज नहीं, इसको बोलते हैं यूजू फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज। इसको क्या बोलते हैं भैया? मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं यूजू फ्रक है फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, यूजू फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, इसको हम क्या बोलते हैं? यूजू फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज, है ना। ऐसा मॉर्गेज क्या कहलाता है दिलीप जी? यूजू फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज कहलाता है, ठीक है। चलिए यूजू फ्रैक्चुअरी मॉर्गेज याद रखिएगा, सिंपल मॉर्गेज में ये नहीं होता है, इसलिए ये नहीं है, सही स्टेटमेंट लिखा, इसलिए इसका क्या है वो एसेंशियल एलिमेंट है, क्लियर है। आगे देखते हैं, लिमिटेशन पीरियड ऑफ फाइलिंग अ सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टीज, है ना, इज डैश। आपको लिखना है भैया लिमिटेशन पीरियड क्या होगा मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी आपके रखी गई उसको सेल करने के लिए
डैश में आपको यह रखना है व्हेन द मनी शुड बिकम ड्यूज, है ना। आप उस पैसे के लिए मुकदमा कर रहे हैं जो ड्यू बन गया है, तो आप प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कब मुकदमा कर सकते हैं, कितने सालों में मुकदमा कर सकते हैं? 3 साल, 5 साल, 10 साल और 12 साल। लिमिटेशन एक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ, यूजुफ्रैक्चुअरी, यूजुफ्रैक्चुअरी, यूजुफ्रैक्चुअरी मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें बैंक के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो रेंट पे रख सकता है प्रॉपर्टी को, और रेंट को भी वो अपने पास ले सकता है ना, अपने लोन के रीपेमेंट के रूप में। बताए भैया लिमिटेशन, उसमें बताइए लिमिटेशन पीरियड क्या है सूट फाइल करने का? लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, चलिए मैं इसको बता दूं। लिमिटेशन एक्ट के तहत भैया क्या मिलता है, एक निश्चित समय सीमा यदि आपको मिलती है तो उस समय सीमा के भीतर ही आप लिमिटेड जो है लीगल रेमेडीज ले सकते हैं। क्लियर है? आपको जो लीगल रेमेडीज मिलेंगी वो आपको लिमिटेड पीरियड के अंदर ही मिलेंगी, उसके बाद आपको लीगल रेमेडीज नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, लिमिटेशन एक्ट आपको एक अधिकतम समय सीमा देता है जिसके अंतर्गत आप लीगल रेमेडीज ले सकते हैं। अब मान लो अगर वो समय सीमा खत्म हो जाए, तो वो टाइम लिमिट खत्म हो जाए, तो क्या आपका राइट भी खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसे केस में राइट खत्म नहीं होता है, सिर्फ आपको लीगल रेमेडीज नहीं मिलेंगी, बाकी राइट आपका उस पर बना रहेगा। और डी आंसर आ गया है, दिलीप जी ने आंसर किया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लिमिटेशन में पीरियड उसका कितना होगा? 12 वर्ष का होगा, बिल्कुल सही आंसर है, 12 ईयर्स, बिल्कुल सही आंसर है, दुरुस्त आंसर है। दिलीप जी कितना आंसर हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 12 साल। अच्छा चलिए 12 साल एकदम सही आंसर हो गया। अच्छा मुझे आप बता दीजिए फोर क्लोजर के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड है? फोर क्लोजर के लिए कितना होगा दिलीप बाबू? बताते चलो भैया, फोर क्लोजर के लिए, फोर क्लोजर के लिए, फोर क्लोजर के लिए बताते चलिए। फोर क्लोजर के लिए फोर क्लोजर के लिए कितना अधिकतम समय है दिलीप जी? दिलीप राउत ने आंसर किया 6 साल। अच्छा मिटा दिया दिलीप जी ने। फोर क्लोजर के लिए कितना लिमिटेशन पीरियड है? नहीं नहीं, अरे फोर क्लोजर के लिए 30 साल का है, 30 ईयर है फोर क्लोजर के लिए। फोर क्लोजर के लिए कितना है बाबू? 30 साल का है। फोर क्लोजर के लिए समय सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल अंडर द ड्यूटीज ऑफ पाउनर, है ना। पाउनर की ड्यूटीज के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या इसमें बताना है, आता है। द पाउनर मस्ट क्या है? रिम्बर्स द पाउनी फॉर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड। पाउनर को वो सारे एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने होते, देने होते किसको? पाउनी को, जो पाउनी ने उस वस्तु को रखने के लिए खर्चा किया, प्रिजर्व करने के लिए खर्चा किया। इन द केस ऑफ फोर्स्ड सेल, इफ द अमाउंट रियलाइज इज लेस देन द डेट ड्यू फ्रॉम द पाउनर, ही इज लाइबल टू मेक गुड द बैलेंस, है ना। मान लेते उस संपत्ति को पाउनी को बेचना पड़ा किसी वजह से, तो ऐसे केस में अगर बेचने के बाद जो अमाउंट ड्यू था उससे कम अगर मिला है, तो पाउनर की जिम्मेदारी है भैया कि जो बैलेंस बचा उसको पे करे। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पाउनर पाउनी कौन होता है? बिल्कुल वही, प्लेज। जैसे जो वस्तु प्लेज की जाती है, तो प्लेज में जो ओनर होता है वो प्लेजर कहलाता है, और जिसको प्लेज किया जा रहा है वो प्लेजी कहलाता है। वैसे ही उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको क्या कहते हैं? जो ओनर है वो कहलाएगा पाउनर, और जिसको दी गई है वस्तु वो क्या कहलाएगा? पाउनी। जिसको वस्तु डिलीवरी की गई है, जिसके पास उस वस्तु को गिरवी रखा गया, वो क्या कहलाएगा? पाउनर कहलाता है। क्लियर है? पाउनी पावर, जिसको हम प्लेजर या प्लेजी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लेजर बोल सकते हैं, इसको प्लेजी बोल सकते हैं। बताइए भैया, आंसर करिए। तो क्या ऐसे केस में पाउनर यानी ओनर यानी प्लेजर को रिम्बर्स करना पड़ेगा अगर कुछ एक्सपेंस किया है उसकी वस्तु को अपने पास प्रिजर्व करने के लिए? क्लियर है? और कौन सा स्टेटमेंट सही है, सवाल ये पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट कौन सा शुद्ध है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। आंसर करिए। बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए दिलीप बाबू। दोनों ही स्टेटमेंट सही है दिलीप जी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल।
पावनर, जब आप ड्यूटीज ऑफ पावनर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पावनी को रिम्बर्स करना होगा अगर उसने कुछ भी, देखो सिर्फ ये पैसा नहीं, बिल्कुल सी आंसर सही है, सी आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सी आंसर सही है दिलीप जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। पावनर कुछ भी अगर उसने एक्सेस अमाउंट खर्चा के, देखिए पहली बात तो उसको सारे एक्सपेंस देने पड़ेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, और अगर कुछ एक्सेस अमाउंट खर्चा किया है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हुआ है तो ऐसे केस में पावनर की लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी है कि वो पे करेगा। दूसरा क्या है, बिल्कुल ऐसे केस में जब फोर्स सेल किया गया है और अगर अमाउंट कम आया है तो पाउनर की ये गारंटी बनती है कि वो और पे करेगा जो बैलेंस अमाउंट है। लेकिन एक बात और समझिए, पाउनर का ये राइट है कि अगर फोर्स सेल में अमाउंट ज्यादा मिला है तो उसे जो लोन रिपे करने के बाद जो अतिरिक्त धन है वो उसे मिलेगा, ये उसका राइट हो गया और पाउनी की ड्यूटी हो गई। क्लियर है? तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया आज का। डैश इज द राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इन हिज पोजेशन अंटिल द डेट फ्रॉम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज रीपेड, है ना। तो क्या भैया उस राइट को क्या कहा जाता है, जिस राइट के अंतर्गत एक पर्सन को यह अधिकार है कि जब तक उसका लोन उसको वापस नहीं मिल जाता वो दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन कर सकता है, रख सकता है। ऐसे राइट को लीन कहा जाता है, रिटेनमेंट कहा जाता है, रिट्रेचमेंट कहा जाता है या लीबल बोला जाता है। बताएं भैया। तो बहुत आसान सा आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। डैश इज द राइट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का, ऑफ अ पर्सन का मतलब इस पर्सन में, चलिए आपका काम आसान कर देता हूं, बैंक को रख देता हूं। बैंक का वो अधिकार क्या कहलाता है जिसमें बैंक के पास ये अधिकार है कि अपने डेटर के या अपने बोरोवर की प्रॉपर्टी को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक उसका पूरी रीपेमेंट नहीं हो जाता है। क्या कहते हैं? दिलीप जी का आंसर आ गया यहां पर, दिलीप जी का आंसर आ गया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको लीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीन बोलते हैं ना, लीन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, है ना, राइट टू रिटेन, रिटेन करने का अधिकार, अपने पास रखने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ द पाउनी अंडर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ द पाउनी, पाउनी, पाउनी का भैया, पाउनी मतलब प्लेजी, मतलब कौन? प्लेजी मतलब जिसने अपनी वस्तु रखी हुई है। क्लियर है? राइट टू रिटेन, है ना, राइट, राइट ऑफ रिटेनर, रिटेन कर सकता है अपने पास वस्तु को, रिटेनर का राइट होता है। राइट टू क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ उसको क्लेम कर सकता है। नो राइट टू रिटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर डेट, जो प्रॉपर्टी उसके पास रखी गई सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को वो रिटेन कर सकता है, मतलब उसी लोन के लिए प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, अदर डेट के लिए रिटेन नहीं कर सकता है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बताएं भैया, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर आ गया, बिल्कुल सही। अभी पीछे ही पढ़ा है, इसको पीछे ही पढ़ा है, पीछे ही पढ़ा है ना। तो पहली बात, पाउनी कौन हो गया? प्लेजी हो गया, इसको हम प्लेजी भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो प्लेजी हो गया, उसके पास ये अधिकार है भैया कि वस्तु को क्या कर सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है, लीन कर सकता है। और अगर उसको प्रिजर्व करने में या किसी भी तरीके से उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हुआ है तो वो पाउनर से लेने का अधिकार होता है उसके पास। लेकिन जो प्रॉपर्टी जिस डेट के लिए रखी गई है बस वो उसी को रिटेन कर सकता है, बाकी को नहीं। क्लियर है? तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश द, कौन सा रूल होगा, है ना, टैगेट्स रूल होगा, किनले रूल होगा या शेल्डन रूल होगा या क्लेटन्स रूल होगा, है ना। इज फॉलोड इन एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स इन नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर डज नॉट मेक एनी स्पेसिफिक एप्रोप्रिएशन। क्लियर है? तो आप लोगों ने राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन पढ़ा होगा भैया, मोड ऑफ चार्जेस में, मोड ऑफ चार्जेस में राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन पढ़ा होगा। सवाल ये पूछा भैया कि एप्रोप्रिएशन के समय ना तो डेटर ने बताया है कि किसमें इसको एडजस्ट किया जाएगा, ना तो क्रेडिटर ने वहां कुछ इंडिकेट किया है कि जो पैसा है वो किसमें एडजस्ट होगा। तो वहां पर कौन सा रूल लगता है? क्लेटन्स रूल लगेगा, शेल्डन लगेगा, किनले लगेगा या पैगलेट्स लगेगा। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में क्या होता है भैया कि जैसे मान, चलिए मैं आपको राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन पूरा बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं एक डेटर ने कई सारे लोन ले रखे हैं, 2-3 लोन ले रखे हैं और उसने कुछ पेमेंट किया, तो डेटर इंडिकेट करेगा कि इसका आपको ये ईएमआई देना, मतलब इस पेमेंट में आप इसको एडजस्ट करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? या कई बार ऐसा होता कि ना तो डेटर ने बताया ना ही क्रेडिटर ने कुछ वहां इंडिकेट किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में पहले समझ लेते हैं कि ऐसे केस में होगा क्या। ऐसे केस में क्या होगा भैया कि जिस लोन का टाइम पहले है उस पर हम उसको एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो ऐसे केस में इस लॉ को क्या बोलते हैं? आंसर आ गया दिलीप जी का 10वें का डी, बिल्कुल सही है, क्लेटन्स। इसको क्या बोलेंगे भैया? क्लेटन्स रूल, है ना, इसको क्या बोलेंगे? क्लेटन्स रूल। क्लियर है? मॉड्यूल बी पर हम लोगों ने पहले भी बातचीत कर रखी है, आज मॉड्यूल बी पर आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं किस मुद्दे पर आज हम लोगों की बातचीत होने वाली है। देखिए, मोड ऑफ चार्जेस पर हम लोग पहले बातचीत कर चुके हैं, उन्हीं चार्जेस पर आज हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। बीआरबीएल पर आपकी क्लास चल रही है जो कि आपका सीआईबी का आखिरी कंपलसरी पेपर होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में विधिवत हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे मेरी हमेशा से बातचीत
आपसे होती रही है। उन ऑप्शंस पर जो भी चर्चा हो सकती है, जितना संभव होगा, जो ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस के साथ आज मिलेंगे एमसीक्यूज पर, उस पर मैं पूरी चर्चा आपसे करूंगा। उद्देश्य मेरा एमसीक्यू के साथ ये होता है कि एमसीक्यू तो आपके साथ हो ही डिस्कस, उसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं उन पर भी मैं आपसे बातचीत करूं, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन वहां डिजाइन हो रहा है तो आपके पास वहां पर उसका आंसर मौजूद हो। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। एमसीक्यूज खूब ढेर सारे अभी आपके पास आने वाले हैं। आज की शाम का जो पहला प्रश्न है बीआरबीएल के लिए, उसको देख लेते हैं। द रजिस्ट्रार शैल कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस विच शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाई ऑन पेमेंट ऑफ फीस। क्लियर है भैया? आपको पता है कि प्रत्येक कंपनी को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। सेक्शन 77 में ये बातचीत की गई है। क्लियर है? सेक्शन 77 में ये चर्चा होती है भैया। अब सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि जो रजिस्ट्रार है कंपनी, जिसको आरओसी हम लोग बोलते हैं, उसको सारे रिकॉर्ड, सारे चार्जेस को अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है और उसको ओपन किया जा सकता है किसी के भी इंस्पेक्शन से। किसके इंस्पेक्शन से? किसी कंपनी को अगर वो देखना है तो उसे ओपन किया जा सकता है, यानी वो देख सकती है, जानकारी ले सकती है, चार्ज होल्डर या एनी पर्सन। क्लियर है? चलिए बताते चलिए भैया, बताते चलिए क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा? मोड ऑफ चार्जेस पर हम लोगों ने पहले बातचीत कर रखी है। क्लियर है? आज इसके आगे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, और आज जो बातचीत होगी उसमें जो दो अधिनियम हमारे पास डिस्कस होने के लिए विशेषकर रहेंगे, वो होंगे कंपनीज एक्ट 1956 और जो नया वाला कंपनी एक्ट है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 हम बोलते हैं, उस पर हम लोगों की बातचीत होगी। क्लियर है? कंपनीज को चार्जेस को रजिस्टर कराना होगा, ये लिखा हुआ है सेक्शन 77 में। सेक्शन 77 में किसके पास रजिस्टर कराना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको आपकी किताबों में आरओसी लिखा जाता है, जिसको आपकी किताबों में क्या लिखा गया? आरओसी लिखा गया है ना। तो देखिए कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। तो सवाल यह है कि जो भी रजिस्ट्री उसके पास होगी उसको, उसका रिकॉर्ड वो रखेगा, और सवाल ये किया जा रहा है कि किसके कहने पर, उसके किसके इंस्पेक्शन पर उसको रीओपन किया जा सकता है, मतलब वो देख सकता है। अब इस पे मैं आपको एक अलग से सूचना दे दूं कि इसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है उसको पे करके उस चार्जेस को देखा जा सकता है कि पर्टिकुलर कंपनी पर कौन से चार्ज हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? और ये बात लिखी गई कि हर कंपनी को अपने चार्ज को रजिस्टर कराना होगा या चार्ज कराना होगा, जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं, चार्ज क्रिएशन बोलते हैं, वो करवाना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। 77 सेक्शन की बात हो रही है। इसके लिए क्या आंसर बनेगा? इसके लिए क्या आंसर बनेगा? पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, आज की शाम का पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्लियर है? चलिए, कंपनी के या जो चार्ज होल्डर है या जो होल्डर है या एनी पर्सन। क्लियर है? तो मुझे लगता है पर्याप्त समय आप लोगों को दे दिया गया है आपके लिए। जो इस क्वेश्चन के लिए जो दुरुस्त आंसर बनने वाला है, जो सबसे सही आंसर बनने वाला है, वो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। कोई भी व्यक्ति कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाके जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसको पे करके ये देख सकता है कि कौन सी कंपनी पर रजिस्टर, कौन से चार्ज, कौन से चार्ज क्रिएट किए गए हैं। क्लियर है? तो ये किसी भी व्यक्ति के पास अधिकार है। हाँ, उसको वो प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी जो तय की गई है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये कहां लिखा गया? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 81 में। कहां पर है भैया? सेक्शन 81 में। कहां पर है? सेक्शन 81 में। ठीक है? क्लियर है? चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है, एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ असेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटीज नोन एज। क्लियर है? एज अ सिक्योरिटी, जब आप किसी कंपनी पर, किसी कंपनी की असेट पर कोई चार्ज क्रिएट करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? सवाल ये पूछा जा रहा है। एन इंटरेस्ट और लीन, जब पर आप उस पर कोई अपना इंटरेस्ट या कोई लीन जब क्रिएट करते हो, बेसिकली चार्ज ही होता है। आपको पता है जब बैंक ऋण देते हैं तो जो संपत्ति उनके पास रखी गई है उस ऋण को सिक्योर करने के लिए अपने पास कोई ना कोई वो संपत्ति गिरवी रखते हैं, जिस पर वो एक चार्ज क्रिएट करते हैं ताकि उस लोन को सिक्योर किया जा सके, उसके रीपेमेंट को सिक्योर किया जा सकता है। तो उस पे क्या कहा जाता है? उसे डेट कहा जाएगा, चार्ज कहा जाएगा, लाइबिलिटी कहा जाएगा या हाइपोथिकेशन कहा जाएगा। बातचीत के दौरान भैया मैंने आपको बता दिया है उस सिक्योरिटी को क्या कहा जाएगा। यानी अगर क्या कहा जा रहा है, द प्रॉपर्टी और असेट ऑफ अ कंपनी और एनी इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी इन होना है ना। तो अगर किसी लोन के रूप में रखा जा रहा है सिक्योरिटी, वो असेट को रखा जा रहा है, तो उस पर एक इंटरेस्ट या लीन क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? उसे हम क्या कहते हैं? डेट कहा जाएगा, चार्ज कहा जाएगा, लाइबिलिटी कहा जाएगा या हाइपोथिकेशन कहा जाएगा। क्लियर है? डेट का मतलब उधार, चार्ज का मतलब अभी आपको ऑप्शन में आएगा, लाइबिलिटी अभी आपको ऑप्शन में मिलेगा। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन एक प्रकार का चार्ज ही होता है। क्या होता है? जब कभी भी हम कोई ऋण लेते हैं तो हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है बैंक के पास रखने के लिए एज अ सिक्योरिटी। क्लियर है? एक होता है
मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही, प्लेज, और दूसरा होता है हाइपोथिकेशन। तीसरा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट होता है जिसको हम मॉर्गेज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बोलते हैं। तो हाइपोथिकेशन में क्या रखा जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है, मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका पोजीशन और जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है, ओनर के पास होती है। जबकि प्लेज में पोजीशन किसके पास होता है, बैंक के पास, ओनरशिप भी बैंक के पास चली जाए। तो प्लेज में भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हाइपोथिकेशन भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है। जैसे जो ऑटो लोन वगैरह होते हैं, जो कार के लिए, बाइक के लिए, ट्रक वगैरह के लिए जो ऋण लिया जाता है, वो कैसा, हाइपोथिकेशन, उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है। कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होगा। चार्ज का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप उस पर उसको सिक्योर कर रहे हैं। क्लियर है, आपका उस संपत्ति पर राइट क्रिएट हो रहा है, अधिकार क्रिएट हो रहा है। तो भैया आप अपना इंटरेस्ट या लीन, इंटरेस्ट का मतलब आप अपना राइट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको लीन कर सकते हैं, यानी आप उसको रिटेन कर सकते हैं अपने पास। जब ये प्रक्रिया होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। उसे क्या बोला जाता है भैया, चार्ज। तो दूसरे के लिए क्या सही आंसर बन जाएगा आपका, दूसरे के लिए जो दुरुस्त आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, चार्ज। और प्रत्येक कंपनी को अपने कंपनी रजिस्ट्रार के पास, जो उस एरिया का कंपनी रजिस्ट्रार है उसके पास इस चार्ज को रजिस्टर करवाना होता है। और ये लिखा गया सेक्शन 77 में। कहां लिखा गया, सेक्शन 77 में। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी कैन अलाउ लेट रजिस्ट्रेशन, है ना, जो कंपनी है वो लेट रजिस्ट्रेशन करा सकती है, ये उसके पास है एक तरीका। अब वो कितना होगा ये अभी आपको बताना है, लेकिन यहां पर ध्यान ये देना है कि इन द केस आफ्टर 2 नवंबर 2018, आपको पता है कि 2000, आप जब किताबें पढ़ेंगे तो उसमें 2018, 2 नवंबर 2018 के पहले दिनों की संख्या कुछ अलग है, 2 नवंबर 2018 के बाद दिनों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन है। यहां पर पूछा गया 2 नवंबर 2018 के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है भैया, वो लेट रजिस्ट्रेशन कितने से कितने दिनों के तक अलाउ कर सकता है, बियॉन्ड कितने दिन तक, और अधिकतम कितने दिनों तक का वो आपको लेट रजिस्ट्रेशन अलाउ कर सकता है चार्ज क्रिएट करने के लिए, है ना। क्या भैया 7 डेज से 100 डेज है, 10 डेज टू 300 डेज है, 30 डेज टू 120 डेज है, और 45 डेज टू 100 डेज है। यहां पर जो पहले दिन की संख्या लिखी गई है, ये लिखा गया है कि आपको इतने दिन के अंदर करा लेना है। और अगर आपको लेट में या टाइम पीरियड अगर आपको बढ़ रहा है, क्योंकि वो कुछ लेट भी आपको अलाउ कर सकता है, तो लेट कितना, अधिकतम 100 दिन, अधिकतम 300 दिन, अधिकतम 120 दिन, अधिकतम 100 दिन। लेकिन ये 100 दिन 45 दिन मिनिमम है, 30 दिन मिनिमम है, 10 दिन में। तो जो पहली संख्या है वो मिनिमम है, इतने दिनों के अंदर अंदर आपको करा लेना है। लेकिन लेट फी पे करके, है एक ऑप्शन है, लेट फी पे करके आपको कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो थोड़ा और अतिरिक्त समय दे सकता है। क्लियर है, तो बताइए कितना दे सकता है। 2 नवंबर 2018 के बाद की बात हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 नवंबर 2018 के बाद की बातचीत हो रही है। आंसर करिए भैया। चलिए आपको मैं क्लू दे देता हूं। 2 नवंबर 2018 के पहले जो अधिकतम दिनों की संख्या थी वो 300 दिन थी। जो अधिकतम दिनों की संख्या थी वो कितनी थी, 300 दिन की थी। जो अधिकतम दिनों की संख्या थी वो कितनी थी भैया, 300 दिनों की थी। तो मिनिमम तो 30 दिन है ना। किसी भी कंपनी को चार्ज रजिस्टर कितने दिनों के अंदर करवा लेना होता है, 30 दिनों के अंदर, 30 डेज। यहां पर बातचीत हो रही है दोनों की। बियॉन्ड यानी अगर वो 30 दिन के बाहर जाता है, अगर उसको लेट फी पे करके अपना रजिस्ट्रेशन वो करवा सकता है, अधिकार है उसके पास। लेकिन कितने दिनों के अंदर, तो बियॉन्ड का मतलब है 30 दिन, बियॉन्ड का मतलब है 30 दिन, 30 दिन के अंदर अंदर करा लेना है। लेकिन आपके पास ये है, अगर आप नहीं करवा पाते तो लेट फी देके आप अधिकतम कितने दिनों में करवा सकते हैं। तो मिनिमम तो 30 दिन है भैया, और अगर मिनिमम 30 दिन है तो 30 दिन यहां पर एक ही ऑप्शन बन रहा है, और अधिकतम 120 दिन है। तो बियॉन्ड 30 डेज, पहली कंडीशन क्या, 30 दिनों के अंदर अंदर आप कराते हैं तो आपको कोई वहां पर लेट फी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप 30 दिनों के बाद कराते हैं तो यहां पर हो जाएगा बियॉन्ड 30 डेज, यहां पर हो जाएगा बियॉन्ड 30 डेज, और अधिकतम कितना है, विद इन 120 डेज। ये बात हो रही है 2 नवंबर 2018 के बाद। यही जब आप 2 नवंबर 2018 के पहले देखेंगे तो 30 दिन और 300 दिन है, 30 दिन और 300 दिन है। इसलिए कंडीशन मैंने यहां पर लिख दी है आफ्टर 2 नवंबर 2018। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बियॉन्ड, बियॉन्ड कितने डेज है, 30 डेज, और विद इन
20 डेज। लेकिन अगर आप 2 नवंबर 2018 के पहले की कंडीशन देखेंगे तो उसमें अधिकतम कितना है, 300 दिन, 300 दिन, 300 दिन, 300 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए देखिएगा इसको। अ चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ, क्या है, प्राम लिमिटेड, है ना। सच चार्ज रजिस्टर्ड ऑन 12th of November 2021. एनी पर्सन एक्वायरिंग सच असेट शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज। गिव योर आंसर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहली बात तो ये आपको जो आंसर करना है वो प्रोविजन किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग करना है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग करना है। सवाल क्या है, एक कंडीशन आपको दी गई, केस स्टडी जैसा है कि एक चार्ज क्रिएट किया गया है प्राम लिमिटेड के अगेंस्ट, और वो कब क्रिएट किया गया है भैया, 12 नवंबर 2021 को क्रिएट किया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है वो पर्सन जो चार्ज को एक्वायर कर रहा है उसको कितने दिनों के अंदर अंदर नोटिस मिल जाएगी। क्लियर है, ये बताइए। शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज, है ना, ये कब कितने दिन पे माना जाएगा कि उसके पास नोटिस है, मतलब उसका चार्ज क्रिएट हो चुका है, ये जानकारी उसके पास है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको ये पूरा क्वेश्चन ब्रेक करके हिंदी में बता देता हूं। फ्रॉम 12th of November 2021, यानी उसी दिन या उसके अगले दिन, फ्रॉम क्या है 30th November 2021, या 12 दिसंबर उसके एक महीने बाद है, या उसके 2 महीने बाद 12 जनवरी 2021 है। मतलब ये तो पीछे की डेट हो गई, तो पीछे की डेट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि चार्ज क्रिएट ही नहीं हुआ, तो डी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं। बताइए भैया, परम लिमिटेड के असेट के अगेंस्ट जो है चार्ज क्रिएट किया गया है, सवाल ये पूछा जा रहा है। आपको बस ये बताना है ये कब से माना जाएगा कि उसको ये जानकारी, उसको ये नोटिस है कि साहब उसके उस असेट पर चार्ज क्रिएट हुआ है, और चार्ज क्रिएट हुआ है कब, 12 नवंबर 2021 को। आपको जो आंसर देना है वो आंसर देना है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। उसी दिन से है, या उसके अगले दिन से है, या उसके एक महीने बाद से है, डी ऑप्शन नहीं बनेगा। चलो मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं क्योंकि ये पीछे की डेट है, क्योंकि क्या है भैया, ये पीछे की डेट है। आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आज की शाम का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ध्यान से इसको आंसर करिए भैया। आंसर करिए, आंसर करते चलिए। बहुत आसान सा आंसर होगा इसका। हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन चार्ज क्रिएट होगा उसी दिन से उस नोटिस को माना जाएगा, उसी दिन से, सेम डे। चार्ज कब क्रिएट हुआ है भैया, 12 नवंबर 2021, इसलिए कब से माना जाएगा, सेम डेट से, 12 नवंबर 2021, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनमें से कौन से चार्जेस को जरूरी है कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना, क्योंकि कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जिनको कंपनी रजिस्ट्रार के पास, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ऐसे चार्जेस होते हैं जिनको रिक्वायर्ड है कि वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो। सवाल यही पूछा गया कि इनमें से कौन से चार्ज के लिए रिक्वायर्ड है कि वो आरओसी के पास रजिस्टर्ड हो। कितने दिनों के अंदर अंदर हो सकते हैं, 30 दिनों के अंदर। समय सीमा कितनी है, 30 दिन की है। अ चार्ज ऑफ द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिवेंचर, क्लियर है, एक चार्ज जिसका पर्पज है कोई जो डिवेंचर इशू हुआ उसको सिक्योर करने के लिए। अ चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, अनकॉल्ड शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी पे चार्ज अगर है तो वो रजिस्टर करवाना जरूरी है कि नहीं। अ चार्ज और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर, क्या है, सिचुएटेड और एनी इंटरेस्ट देयर इन, है ना, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज, क्लियर है, जो सिचुएटेड है या जिस पे कोई इंटरेस्ट है, या ऑल ऑफ द अबव, या इन सब पर चार्ज को रजिस्टर करवाना आरओसी के पास जरूरी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से चार्ज जरूरी है कि रजिस्टर करवाए जाए रजिस्ट्रार के पास, क्लियर है, उनको फाइल करवाना जरूरी, रजिस्टर करवाना जरूरी है। न्यूनतम सीमा क्या है, 30 दिनों की है। और 2019 में आपको पता है कि कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद अधिकतम सीमा कितनी है, 120 दिनों की है। अभी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताइए इस पर क्या आंसर होगा, बताते चलिए भैया, इस पर क्या आंसर बनेगा आपका, बताते चलिए। क्लियर, चलिए देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जहां पर भी आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा उस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव है, इन सबको रजिस्टर करवाना आवश्यक है,
तो अगर ये सारे सही हैं तो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट आपका तैयार हो जा रहा है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना जरूरी है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका बनेगा डी, ये सबके सब रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और ये कहां पर बात की गई है, तो ये बात की गई है सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में। और ये किसका सेक्शन है, ये सेक्शन है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। क्लियर है। तो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 125 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है किनका किनका चार्ज रजिस्टर्ड होना जरूरी है। किसके पास भैया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑन विच चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम। क्लियर है। क्या भैया, कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो चार्ज रजिस्टर्ड होगा। सेक्शन 77 कई बार मैंने आपसे भी पीछे चर्चा की, शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम। उसके पास क्या है, जो चार्ज का नोटिस है वो कब से माना जाएगा, 30 डेज ऑफ द क्या है सच चार्ज, डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द चार्ज, डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी या डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, कब माना जाएगा, है ना। 30 दिनों के अंदर क्या है 30 डेज ऑफ सच चार्ज, जब चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिनों में, या डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर चार्ज, चार्ज के लिए जब एप्लीकेशन दिया गया उस डेट से, या डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, जिस दिन प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया उस डेट से, या डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की डेट से। अगर आपने पीछे वाला डिस्कशन ध्यान से सुना होगा तो ये आंसर आपके लिए एकदम चिंटू टाइप का आंसर है। ये आंसर आपके लिए एकदम चिंटू टाइप का आंसर है। क्लियर है। ये आंसर अभी पीछे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है भैया अभी बना हुआ है ना। बताइए, कोई भी व्यक्ति को, अब एनी पर्सन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी और क्या है, अगर कोई किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो अब पीछे पड़ा है कि सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट के तहत उस पे क्या होगा, रजिस्ट्रार के पास उस चार्ज को रजिस्टर कराना होगा। तो आपको ये बताना है कि चार्ज किस दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा। क्लियर है। 30 दिन से, उस मतलब जब रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन बाद से, या डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के लिए जिस डेट में एप्लीकेशन दिया गया है, या जिस डेट में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है, या जिस डेट में चार्ज का रजिस्ट्रेशन हुआ है, चार्ज जो है चार्ज क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस डेट से माना जाएगा। तो पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ा है भैया कि उसी जो 12 नवंबर वाला भी पूरी केस स्टडी थी उसमें ये क्वेश्चन था, उसी डेट से माना जाता है, सेम डेट से, उसी डेट से। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज, है ना, कंपनी रजिस्ट्रार को एक इंटीमेशन मिला है कि चार्ज सेटिस्फाई हो। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जो कुछ भी ड्यू था वो पूरा दे दिया गया है। तो क्या होता ना भैया, जिसके अगेंस्ट चार्ज को रजिस्टर किया गया है, अगर उसने पूरा ड्यू पेमेंट कर दिया है, उसने पूरा पैसा वापस कर दिया है, तो उसे कंपनी रजिस्ट्रार को बताना भी पड़ता है, भैया इस पे से चार्ज समाप्त करिए, ये चार्ज बार सब हमने पूरा पेमेंट कर दिया, ड्यू कुछ बचा है नहीं, तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। तो चार्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन का इंटीमेशन अगर मिला है, द रजिस्ट्रार इश्यू अ नोटिस टू द होल्डर कॉलिंग अ सो कॉज, है ना। तो क्या करेगा भैया, जो आपका रजिस्ट्रार है वो जो चार्ज होल्डर है उसको सो कॉज नोटिस देगा, कितने दिनों के भीतर, है ना, मतलब इससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल शुड नॉट बी रिगार्डेड एज इंटीमेटेड टू द रजिस्टर्ड। क्यों भैया, ये जो सेटिस्फैक्शन के लिए बात आई है, फुल पेमेंट की जो बात की गई है, उसको क्यों ना कंसीडर किया जाए, आप ये मुझे बताइए। सो कॉज लेटर जारी किया जाता है, कितने दिनों से ज्यादा नहीं हो सकता है, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 300 दिन। बताते चलिए, बताते चलिए, बताते चलिए। लीगल पेपर है आपका पूरा बीआरबीएल, इसलिए इसकी भाषा पर आपको ध्यान रखना है, ये सामान्य से क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनते हैं। क्लियर है। सामान्य से क्वेश्चन इस पे नहीं बनते, इसलिए भाषा पर आपको ध्यान देना है। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज अगर उससे क्रिएट हो रहा है, अभी हम लोग 2013 के अंदर कुछ फॉर्म्स भी देखेंगे कि इन फॉर्म के अंतर्गत ये आता है, और उस पर भी क्वेश्चन अभी बना हुआ है, तो ये भी आपको देखना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा भैया वो बनेगा 14 दिन। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 14 दिन। तो 14 दिन कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। क्लियर है। सो कॉज नोटिस कितने दिनों के अंदर है भैया, 14 दिनों के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ कंपनी विद इन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, है ना। जिस दिन चार्ज क्रिएट हो रहा है उसके कितने दिनों के अंदर अंदर आपको चार्ज रजिस्टर्ड कर देना है, कितने दिनों के अंदर अंदर चार्ज रजिस्टर कर देना। तो इस पे तो रुकने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस पे तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया है, इस पे तो रुकने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस पे तो डिस्कशन हो ही गया है। क्लियर है। तो अभी आपको पता है कितने दिनों के अंदर भैया,
60 दिन है, 30 दिन है, 15 दिन है, या बैंक के विवेक के ऊपर है? क्लियर है? तो आंसर है भैया बैंक के विवेक के ऊपर नहीं, मिनिमम कितना दिन है आपके पास, मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर कर देना है चार्ज को रजिस्टर आरओसी के पास। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट क्या है? क्रिएटिंग अ चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑन शैल बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, है ना, डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन और चार्ज बाय द कंपनी। क्या है भैया? जिस इंस्ट्रूमेंट पर चार्ज या मॉडिफिकेशन क्रिएट किया गया था उसको कंपनी को कितने दिन तक अपने पास प्रिजर्व करके रखना है, ये बस सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 5 साल, 7 साल, 8 साल या 15 साल? बताते चलिए, बताते चलिए। आंसर करते चलिए। अब इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ये डेटाबेस क्वेश्चन है, तो इस पे जो आंसर आपका बनेगा वो कितना बनेगा? 8 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन इज गिवन इन विच फॉर्म। अब आपको ये बताना भैया, अगर ऐसा कोई चार्ज क्रिएट, मतलब अगर डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए, जिसमें डिबेंचर इंक्लूड है, डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए अगर आप जो है चार्ज रजिस्टर करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा फॉर्म है ना? CSG 1 है या 9 है या 10 है या 5 है? क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भैया कि अगर किसी डिबेंचर को सिक्योर करने के लिए चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म लगेगा? 1, 9 या 10 या 15? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है भैया, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है जिसमें डिबेंचर इंक्लूड होंगे, जिसमें डिबेंचर इंक्लूड होंगे। बताइए कौन सा लगेगा फॉर्म, कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? अच्छा, ये कहां पर लिखा गया है ये भी पूछा जा सकता है। ये कहां पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज रूल 2014 में है। मैं पूरा डिस्कशन आपसे कर रहा हूं भैया। खैर, इसके लिए अगर उसमें डिबेंचर इंक्लूड है, जिस जिस चार्ज को आप जिस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं उसमें डिबेंचर अगर इंक्लूडेड है, डिबेंचर भी सिक्योर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा CSG फॉर्म, यानी फॉर्म नंबर 9, चार्ज फॉर्म नंबर 9, इसको बोलते हैं चार्ज फॉर्म नंबर 9। अब यहां पर देख लीजिए भैया, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। डिबेंचर अगर इंक्लूड है भैया तो उसमें चार्ज फॉर्म नंबर 9 लगेगा। अगर अदर देन डिबेंचर्स है तो फॉर्म नंबर 1 लगेगा। अगर एप्लीकेशन फॉर डिले है, यानी 30 दिन से ज्यादा का समय अगर आप ले रहे हैं तो उसमें फॉर्म नंबर 10 लगेगा। और अगर सेटिस्फैक्शन हो रहा है ना, अगर आप सेटिस्फैक्शन पर चार्ज, मतलब सेटिस्फैक्शन वहां रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, चार्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर हो रहा है, चार्ज ऑफ सेटिस्फैक्शन रजिस्टर्ड हो रहा है, तो वहां पर आपको कौन सा फॉर्म देना है? फॉर्म नंबर 5 देना। कौन सा फॉर्म देना भैया? वहां पर आपको फॉर्म नंबर 5 देना। इसको एक बार देख लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए। क्लियर है? तो यहां पर मैंने फॉर्म भी आपके लिए लिख दिया है। ठीक, चलिए, तो आज आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले थे, जिनका डिस्कशन मैंने पूरे तौर पर आपसे किया। उम्मीद है सारी बात आप तक पहुंची होगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। मैं लगातार आपसे एमसीक्यूज के थ्रू मिलता रहूंगा, जिसमें यूनिट्स वाइज हम लोग कवर करेंगे। मॉड्यूल बी पर हम लोगों की बातचीत हो चुकी, ए हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही, मॉड्यूल बी पर आज बातचीत हुई है। अब अगली मुलाकात हम लोगों की मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी पर होने वाली। मॉड्यूल सी पर तो लंबी बातचीत चलेगी, क्योंकि BRBL का मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी लंबा है, उसमें कई सारे यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, और उस पर विधिवत हम